हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल परीक्षा प्लान में। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप अच्छे होंगे। तो जैसा कि आप लोगों को पता है कि राजस्थान बोर्ड की बुक्स में पढ़ा रही हूँ। तो क्लास 11th की ये बुक है आज़ादी के बाद का स्वर्णिम भारत। पहला चैप्टर मैं कंप्लीट करवा चुकी हूँ। आज दूसरा चैप्टर पढ़ेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो देखने के बाद यदि आपको अच्छा लगे, हेल्पफुल लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा, और यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इसके अलावा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की मैंने प्रैक्टिस भी करवाई है। तो यदि आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो देख लीजिए, प्लेलिस्ट बनी हुई है, वहां पर आपको प्रैक्टिस वाली वीडियो एक साथ मिल जाएंगी। और जो ये किताबें मैंने पढ़ाई हैं इसकी भी प्लेलिस्ट बना दी है, वहां पर आपको सभी वीडियो एक साथ मिल जाएंगी। क्लास 6 से मैंने शुरुआत की थी और 7th 8th 9th 10th और अब मैं 11th की बुक पढ़ा रही हूँ। और ये जो बुक है ये आपकी परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है, और ये सभी किताबें आपको अपने एग्जाम से पहले पढ़ लेनी है, क्लास 6 से लेकर 12th तक। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दूसरा अध्याय है भारत का स्वतंत्रता आंदोलन। ये काफी बड़ा चैप्टर है, तो ये 2 पार्ट में कंप्लीट करवाना पड़ेगा, क्योंकि यदि एक साथ में इतना बड़ा वीडियो बना दूंगी तो आप लोगों को देखने में परेशानी होगी, इसलिए इसे मैं 2 पार्ट में कंप्लीट करवाऊंगी। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पहले चैप्टर के बहुविकल्पी प्रश्न मैंने आपको दिए थे होमवर्क में। चलिए पहले उनके उत्तर देख लेते हैं। पहला प्रश्न दिया गया है, धन निष्कासन का सिद्धांत किसने दिया? तो धन निष्कासन का सिद्धांत दिया है दादा भाई नौरोजी ने। पहला विकल्प इसमें सही हो जाएगा। अगला है, किस भू राजस्व व्यवस्था में भूमि का मालिक जमींदार को माना गया है? तो 3 भू राजस्व व्यवस्थाओं के बारे में बताया गया है। स्थायी बंदोबस्त, इसे ही जमींदारी बंदोबस्त कहते हैं, यानी जमींदारी व्यवस्था, और महलवाड़ी और रैयतवाड़ी। तो भूमि का मालिक जमींदार को स्थायी बंदोबस्त में माना गया है। पहला विकल्प इसमें सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, रैयतवाड़ी भू राजस्व व्यवस्था किसके द्वारा लागू की गई? तो रीर एवं मुनरो द्वारा। दूसरा विकल्प इसमें सही हो जाएगा। और चौथा प्रश्न है, पावर्टी एंड अनब्रिटिश रूल इन इंडिया नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई? तो दादा भाई नौरोजी द्वारा लिखी गई। ये जो पुस्तक है ये कई प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछी जाती है, तो पुस्तक का नाम भी याद रखिएगा और ये किसके द्वारा लिखी गई है ये भी याद रखिएगा। चलिए दूसरा अध्याय शुरू करते हैं। भारत का स्वतंत्रता आंदोलन बहुत ही अच्छा लेसन है। लिखा है, 19वीं सदी में भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन का सूत्रपात हुआ, जिसका प्रारंभ भारत में यूरोपीय शक्तियों के प्रवेश के साथ हुआ। विभिन्न यूरोपीय शक्तियों में प्रचुर संसाधनों से परिपूर्ण भारत देश के साथ व्यापार करने की होड़ शुरू हो गई। व्यापार करने आई कंपनियां भारत में साम्राज्य विस्तार की प्रतिस्पर्धा में शामिल हो गईं। यानी कंपनियां व्यापार करने आई थी, लेकिन ये अपना यहाँ पर साम्राज्य विस्तार करने लगी और कंपनियों में आपस में ही प्रतिस्पर्धा होने लगी। इसमें इंग्लैंड की ईस्ट इंडिया कंपनी अग्रणी रही। सन 1757 ईस्वी की प्लासी की लड़ाई, अक्टूबर 1764 में बक्सर के युद्ध के बाद तथा सन 1765 ईस्वी की इलाहाबाद की संधि से भारत में ब्रिटिश साम्राज्य की नींव पड़ी। कंपनी के लगातार होने वाले विस्तार ने भारतीय राज्यों व रियासतों को गहरा आघात पहुंचाया, क्योंकि कंपनी का विस्तार हो रहा था, लेकिन जो भारतीय राज्य और रियासत थे ये धीरे धीरे समाप्त हो रहे थे। आगे लिखा है, लॉर्ड वेलेजली की सहायक संधि प्रथा के कारण ही भारतीय राज्य ब्रिटिश साम्राज्य में विलीन होते चला गया। तो ये आपको याद रखना है, लॉर्ड वेलेजली की सहायक संधि, इसके कारण ही भारतीय जो राज्य थे ये ब्रिटिश साम्राज्य में विलीन होते चले गए। आगे लिखा है, वारेन हेस्टिंग्स एवं लॉर्ड कार्नवालिस के समय हुए प्रशासनिक व न्यायिक परिवर्तनों ने भारत में कंपनी के साम्राज्य को मजबूती प्रदान की। कंपनी के अधिकारियों ने प्रशासन और न्याय के साथ साथ आर्थिक मामलों को भी इस प्रकार नियंत्रित किया कि कंपनी को लगातार मुनाफा हो। इस प्रकार राजनीतिक, प्रशासनिक एवं न्यायिक ढांचे को छिन्न भिन्न कर कंपनी ने अपने फायदे के विभिन्न परिवर्तनों की शुरुआत की। यानी कंपनी को ये मतलब नहीं था कि भारत का लाभ है या नुकसान, उसे अपना लाभ देखना था और अपना साम्राज्य विस्तारित करना था।
तो जो राजनीतिक और प्रशासनिक ढांचा था उसे छिन्न भिन्न कर दिया कंपनी ने और अपने फायदे के लिए उसमें परिवर्तन किए कि किस प्रकार कंपनी को फायदा हो सकता है। आगे लिखा है, विभिन्न भू राजस्व नीतियों को लागू करने से कंपनी को तो नियमित राजस्व की प्राप्ति होती रही, लेकिन इन राजस्व नीतियों के दुष्परिणाम के कारण भारतीय ग्राम्य अर्थव्यवस्था का ढांचा चरमरा गया। अभी जब पहला चैप्टर मैंने पढ़ाया था तब उसमें आपको मैंने बताया था कि किस प्रकार से कर लगाए गए, किसान कर्ज में डूबते चले गए। यानी कर इतना ज्यादा था, फसलें होती नहीं थी और फसल यदि पैदा हो भी जाती थी तो बहुत कम कीमत पर उसे लिया जाता था और कर उन्हें निश्चित रूप से भरना होता था। तो इसीलिए वे कर्ज लेते थे और धीरे धीरे वे कर्ज में डूबते चले जाते थे और उनकी जो जमीन थी वह हड़प ली जाती थी। तो कंपनी ने अपने अनुसार परिवर्तन किए और यही यहाँ पर बताया गया है कि जो नियमित राजस्व की वसूली होती थी और इन राजस्व नीतियों के दुष्परिणाम के कारण भारतीय ग्राम्य अर्थव्यवस्था थी वो पूरी तरीके से ध्वस्त हो गई। आगे लिखा है, इस प्रकार राजनीतिक, प्रशासनिक, न्यायिक एवं आर्थिक ढांचे में परिवर्तन के साथ साथ कंपनी प्रशासन ने भारत के सामाजिक और धार्मिक मामलों में भी हस्तक्षेप की नीति अपनाई। यानी भारत के जो सामाजिक और धार्मिक मामले थे कंपनी ने उसमें भी हस्तक्षेप किया। आगे लिखा है, कंपनी शासन ने विभिन्न अधिनियमों के माध्यम से भारतीय समाज की विभिन्न कुरीतियों का निषेध करना चाहा, लेकिन भारतीय जनमानस जो पहले से ही विभिन्न परिवर्तनों से सामंजस्य स्थापित नहीं करवाया था, वह इन सामाजिक व धार्मिक मामलों में अंग्रेजी प्रशासन के हस्तक्षेप से और असंतुष्ट हो गया। यानी कि जो भारत की जनता थी, इतने परिवर्तन कंपनी ने कर दिए थे, उन परिवर्तनों से सामंजस्य स्थापित नहीं कर पा रही थी और ऐसे में कंपनी सामाजिक और धार्मिक मामलों में भी हस्तक्षेप करने लगी। तो भारत की जो जनता थी वह कंपनी से और अधिक असंतुष्ट हो गई। आगे लिखा है, लॉर्ड वेलेस्ली द्वारा गोद निषेध की नीति के तहत राज्य हड़पे जाने के कारण भारतीय असंतोष और गहरा हो गया। इन सारे परिवर्तनों के साथ साथ अंग्रेजों की प्रजातीय विभेद की नीति ने भारत में अंग्रेजों और भारतीय समाज के मध्य खाई को और अधिक गहरा कर दिया। आगे लिखा है, भारत में अंग्रेजी शासन का चरित्र विदेशी ही रहा था। यही कारण था कि भारत में प्रथम बार एक विदेशी शक्ति को भारत से बाहर निकालने के लिए एक संगठित जन आंदोलन खड़ा हुआ। भारत पर अंग्रेजों से पूर्व कई विदेशी आक्रमण हुए, चाहे वे यूनानी, शक, मंगोल, कुषाण, तुर्क, मुगल या अफगानी रहे हों, परंतु इनमें से किसी भी विदेशी शक्ति ने भारतीय राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक तथा धार्मिक ढांचे को इतनी चोट नहीं पहुंचाई जितनी अंग्रेजी राज में हुई। यानी भारत ने कई हमलों का सामना किया है, लेकिन जो हस्तक्षेप अंग्रेजों ने किया है ऐसा किसी ने नहीं किया, क्योंकि अंग्रेजों ने राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, धार्मिक सभी मामलों में हस्तक्षेप किया और यही यहाँ पर बताया जा रहा है। आगे लिखा है, इसी के परिणाम स्वरूप 19वीं शताब्दी में विभिन्न सैनिक विद्रोह हुए तथा इस असंतोष की परिणति का सबसे बड़ा विस्फोट 1857 की क्रांति के रूप में सामने आया। इस क्रांति के पश्चात कंपनी का शासन समाप्त हुआ और वायसराय ब्रिटिश ताज के प्रतिनिधि के रूप में भारत में ब्रिटिश शासन के प्रमुख बन गए। तो सबसे बड़ा जो विस्फोट हुआ है वह 1857 की क्रांति के रूप में दिखाई दिया है और 1857 की क्रांति के बारे में मैंने आपको पढ़ाया भी है, तो आपको जानकारी तो है ही। चलिए आगे बढ़ते हैं। 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में लॉर्ड लिटन की प्रतिक्रियावादी नीतियां जैसे शस्त्र अधिनियम, वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट तथा दिल्ली दरबार के आयोजन के कारण भारतीय असंतोष लगातार बढ़ता रहा। ये आपको याद रखना है, लॉर्ड लिटन की ये प्रतिक्रियावादी नीतियां थी। कौन कौन सी? शस्त्र अधिनियम, वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट और दिल्ली दरबार का आयोजन। तो इसके कारण भारतीयों में और अधिक असंतोष बढ़ रहा था। ब्रिटिश आर्थिक नीतियों के दुष्परिणामों के कारण भारत में लगातार अकाल पड़ने लगी और लोगों में ब्रिटिश शासन के खिलाफ एक सुसंगठित विरोध की भावना जन्म लेने लगी। इसी के परिणाम स्वरूप 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई, जिसने एक संगठित विरोध का सूत्रपात किया।
अब प्रश्न पूछ लिया जाता है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई, तो आपको याद रखना है 1885। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन विश्व इतिहास के सबसे बड़े जन आंदोलनों में से एक था। यह आंदोलन भारतीय जनता के एक विशाल अंग को राजनीतिक गतिविधियों में सम्मिलित और सक्रिय करने तथा उन्हें राजनीतिक शिक्षा देने में सफल हुआ। आगे लिखा है, भारतीय राष्ट्रवाद के विकास के कई चरण थे। जैसे जैसे यह एक चरण से दूसरे चरण की तरफ बढ़ा, इसका सामाजिक आधार भी अधिक व्यापक होने लगा। इसके लक्ष्य अधिकाधिक साहसिक और अधिक स्पष्टता से परिभाषित हुए तथा यह विभिन्न रूपों में अभिव्यक्त हुआ। भारत और सारे विश्व में विभिन्न शक्तियों के विकास के फलस्वरूप भारतीयों ने अधिकाधिक तादाद में राष्ट्रीय चेतना और दृष्टि अपनाई। राष्ट्रीय जीवन के सामाजिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक हर क्षेत्र में राष्ट्रीय जागरण परिलक्षित हुआ। अब यहाँ पर नीचे इनके बारे में स्पष्ट में लिखा हुआ है, 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में व्यवस्थित रूप में राष्ट्रीय आंदोलन की शुरुआत हुई। इसके उद्भव एवं विकास के लिए उत्तरदायी निम्न कारण थे। तो जो राष्ट्रीय आंदोलन की शुरुआत हुई है 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में व्यवस्थित रूप में, और इसके उद्भव और विकास के जो कारण थे उनके बारे में बताया जा रहा है। सबसे पहला कारण लिखा है भारत का राजनीतिक एकीकरण। लिखा है, ब्रिटिश साम्राज्यवाद के कारण देश को राजनीतिक एकता प्राप्त हुई तथा लोगों ने एक राष्ट्र के संदर्भ में सोचना प्रारंभ किया। यानी ब्रिटिश साम्राज्यवाद के कारण लोगों में एकता उत्पन्न हुई, राजनीतिक एकता, और लोगों ने एक राष्ट्र के संबंध में सोचना प्रारंभ किया। आगे लिखा है, अंग्रेजों के भारत में आने से पूर्व दक्षिण के लोग प्रायः थोड़ी अवधि को छोड़कर देश के शेष भाग से अलग थे। अंग्रेजों ने संपूर्ण देश को एक केंद्रीय शासन के अंतर्गत ला दिया, जिससे एक ऐसी राजनीतिक एकता उत्पन्न हुई जो प्राचीन और मध्यकाल से भिन्न थी। तो अंग्रेजों के कारण ये राजनीतिक एकता उत्पन्न हुई है, क्योंकि जो दक्षिण के लोग थे, पूर्व दक्षिण के, ये लोग प्रायः थोड़ी अवधि को छोड़कर देश के शेष भाग से अलग थे। लेकिन अंग्रेजों के शासन ने क्या किया, इन्हें केंद्रीय शासन के अंतर्गत ला दिया और फिर इनमें राजनीतिक एकता उत्पन्न हुई है। पहले ये अलग लोग रहते थे, यानी ये जो क्षेत्र था थोड़ा अलग था देश के शेष भाग से। आगे लिखा है, एक ऐसी राजनीतिक एकता उत्पन्न हुई जो प्राचीन और मध्यकाल से भिन्न थी। अतः भारतीयों में अखंड और स्वतंत्र भारत राष्ट्र का विचार इस राजनीतिक एकीकरण का परिणाम था। आगे बढ़ते हैं, पाश्चात्य शिक्षा का प्रभाव। दूसरा जो कारण है वह है पाश्चात्य शिक्षा का प्रभाव। लिखा है, पाश्चात्य शिक्षा ने भारतीय चेतना को दो प्रकार से शक्ति प्रदान की। एक तो यह कि अंग्रेजी भाषा पूर्व और पश्चिम की संपर्क भाषा बन गई। भारत के शिक्षित नवयुवक यूरोप जाने लगे। वे मिल्टन और रूसो आदि के जनतंत्रवादी, स्वतंत्रता प्रेमी व राष्ट्रवादी विचारों से प्रेरित हुए, क्योंकि उन्हें इंग्लिश भाषा आने लगी थी, उन्होंने सीख ली थी अंग्रेजी भाषा, तो उसका लाभ मिला उन्हें। जो भारत के शिक्षित नवयुवक थे वो यूरोप जाने लगे और वहां पर मिल्टन, रूसो आदि के जो जनतंत्रवादी, स्वतंत्रता प्रेमी और राष्ट्रवादी विचार थे उनसे प्रेरित भी हुए। आगे लिखा है, तथा भारत में समानता व स्वतंत्रता पर आधारित शासन व्यवस्था की स्थापना के इच्छुक हो गए। दूसरा यह कि अंग्रेजी के रूप में हमें एक संपर्क भाषा प्राप्त हुई, जिससे भारत के विविध क्षेत्रों के निवासियों का पारस्परिक विचार विमर्श के माध्यम से राष्ट्रवाद को एकीकृत व मजबूत बनाने का अवसर प्राप्त हुआ। तो पाश्चात्य शिक्षा का जो प्रभाव था वह भारतीयों के लिए लाभप्रद रहा। आगे लिखा है, प्रेस की भूमिका। चलिए प्रेस की भूमिका के बारे में पढ़ लेते हैं। भारतीय राष्ट्रवाद के राजनीतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक व आर्थिक रूप के विकास में प्रेस का महत्वपूर्ण योगदान रहा। प्रेस द्वारा निष्पादित प्रचार व राजनीतिक शिक्षा की सुविधा के कारण ही राष्ट्रीय आंदोलन का राजनीतिक रूप उजागर हुआ। इसके माध्यम से भारतीय राष्ट्रवादी ब्रिटिश सरकार व शासन की कार्रवाई की प्रतिदिन आलोचना कर सके।
तथा लोगों को राजनीतिक समस्याओं की समझ और शिक्षा दे सके। प्रेस की मदद से ही वे लोगों के बीच स्वतंत्र लोकतांत्रिक समस्याओं, प्रतिनिधि सरकार, डोमेनियन डोमिनियन स्टेटस की विषय वस्तु, स्वाधीनता आदि विचारों का प्रचार कर सके। तो ये सब किसके कारण संभव हुआ? प्रेस की भूमिका के कारण। आगे बढ़ते हैं। भारत में सबसे पहला समाचार पत्र बंगाल गजट प्रकाशित हुआ, जो साप्ताहिक था, और ये आपको याद रखना है। राजा राम मोहन राय ने राष्ट्रीय प्रेस की नींव रखी, ये भी याद रखिएगा। उनके द्वारा प्रकाशित बंगला पत्र संवाद कौमुदी तथा फारसी मित्र मिरात उल अखबार ने देश में राजनीतिक जागरण का कार्य किया, और जो आम जनता थी वह इन्हीं के कारण जागरूक हो पाई है। तो ये समाचार पत्र जो हैं इनके नाम याद रखिएगा। बंगाल गजट ये साप्ताहिक था, और राजा राम मोहन राय ने राष्ट्रीय प्रेस की नींव रखी, और उनके द्वारा प्रकाशित हैं बंगला पत्र, संवाद कौमुदी तथा फारसी पत्र मिरात उल अखबार। तो बंगला पत्र जो है वह संवाद कौमुदी है, और फारसी पत्र कौन सा है? मिरात उल अखबार। दोनों के नाम याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। राष्ट्रीय साहित्य का विकास। लिखा है सन 1878 तक भारत में नव जागरण के चिन्ह उनकी विभिन्न भाषाओं में देखे गए। इनमें राष्ट्रीय साहित्य का जन्म हुआ, जो एक तरफ तो भारतवासियों के बढ़ते आंदोलन का दर्पण था, तो दूसरी तरफ उसे बढ़ाने का प्रयास। आधुनिक हिंदी के पिता भारतेंदु हरिश्चंद्र मात्र साहित्यकार न थे, अपितु वे प्रसिद्ध सुधारक और स्वदेशी आंदोलन के अग्रदूत थे। तो भारतेंदु हरिश्चंद्र के बारे में आपको याद रखना है इतनी बातें। आगे लिखा है उन्होंने सन 1876 ईस्वी में भारत दुर्दशा नामक नाटक लिखा, जिसमें उन्होंने अंग्रेजों के राज में भारत की दुर्दशा का चित्र खींचा। तो उनके नाटक का नाम याद रखिएगा, भारत दुर्दशा, और इसमें उन्होंने भारत की दुर्दशा के बारे में बताया है कि अंग्रेजों के राज्य में किस तरह से भारत की दुर्दशा हुई है। आगे बढ़ते हैं। अन्य रचनाकारों जैसे बद्री नारायण चौधरी, प्रताप नारायण मिश्र, बाल कृष्ण भट्ट आदि की रचनाओं में भी देश प्रेम की झांकी मिलती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। लिखा है परिवहन तथा संचार के साधनों का विकास। लिखा है परिवहन व संचार के साधनों में सुधार और विकास के कारण देश में राष्ट्रीय आंदोलन की और भी शीघ्र प्रगति हुई। रेलवे व नई डाक व्यवस्था ने देश को एक सूत्र में बांधने में बहुत मदद की। भारतीय नेताओं ने अपने आप को इस स्थिति में अनुभव किया कि वे अपने राष्ट्रीय आंदोलन को देश के प्रत्येक कोने में ले जा सकें। अंग्रेजों ने इन साधनों की स्थापना अपने व्यापारिक, आर्थिक और राजनीतिक और सैनिक स्वार्थों की पूर्ति के लिए की थी। यानी भारत का उसमें कोई लाभ नहीं देखा था अंग्रेजों ने अपने लाभ के लिए इनकी स्थापना की थी, परिवहन और संचार के जो साधन थे। आगे लिखा है इसके बिना भी भारत जैसे विशाल देश पर शांतिपूर्वक शासन नहीं कर सकते थे, किंतु इन साधनों का लाभ भारतीय राष्ट्रवाद के विकास में भी हुआ। आगे लिखा है इन विकसित साधनों ने भारत के सभी प्रदेशों को एक दूसरे के समीप ला दिया, जिससे भौगोलिक सीमाएं राजनीतिक सीमाओं में परिवर्तित हो गईं। इसके बिना राष्ट्रीय आंदोलन की कल्पना भी नहीं की जा सकती थी। यदि ये संचार और परिवहन के साधन न होते तो राष्ट्रीय आंदोलन की कल्पना नहीं की जा सकती थी, और अंग्रेजों ने अपने लाभ के लिए इनकी स्थापना की थी, लेकिन जो भारतीय थे उन्होंने इसका लाभ उठाया और देश के प्रत्येक कोने में इस आंदोलन को ले जा सके। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे लिखा है प्रजातीय विभेद की नीति। लिखा है ब्रिटिश शासन के प्रति भारतीयों के असंतोष का एक महत्वपूर्ण कारण उनकी प्रजाति विभेद की नीति थी। भारतीयों को बौद्धिक, शारीरिक एवं चारित्रिक दृष्टि से हीन समझा जाता था, और इसी कारण से उन्हें लोक सेवाओं में, सेना में, परिषदों में एवं अन्य महत्वपूर्ण पदों पर नियुक्त नहीं किया जाता था। यानी अंग्रेजों की नजर में भारतवासी कैसे थे? बौद्धिक, शारीरिक और चारित्रिक दृष्टि से हीन थे, और इसीलिए जो
अच्छे पद थे उन पर भारतीयों की नियुक्ति नहीं की जाती थी। जैसे लोक सेवाओं में, सेना में, परिषदों में और जो महत्वपूर्ण पद थे उनमें कोई भी भारतीय नियुक्त नहीं किया जाता था। आगे लिखा है, अनेक सार्वजनिक स्थलों पर भारतीयों का प्रवेश प्रतिबंधित किया गया। दादा भाई नौरोजी ने लंदन की ईस्ट इंडिया एसोसिएशन से मांग की कि भारतीयों को अपशब्द कहना और अपमानित करना बंद किया जाए। तो ये किसने कहा? नौरोजी ने, दादा भाई नौरोजी ने। उन्होंने मांग की कि भारतीयों को अपशब्द न कहे जाएं और ना ही उन्हें अपमानित किया जाए। आगे लिखा है, इन घटनाओं से भारतीयों ने स्पष्ट समझ लिया कि उन्हें गुलामी जैसी हालत को बदलने के लिए ब्रिटिश शासकों से लड़ना पड़ेगा। फिर जातीय अहंकार का चरमोत्कर्ष सन 1883 ईस्वी के एल्बर्ट बिल पर उपजे विवाद के समय देखा जा सकता है। एक सामान्य प्रेम की भावना के स्थान पर एक सामान्य घृणा की भावना ने भारतीय जनमानस को राष्ट्रीय रूप में एक होने की प्रेरणा दी। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे लिखा है, 1857 के विद्रोह की प्रतिक्रिया से भारतीय अपमानित। सन 1857 ईस्वी के विद्रोह के होने से पूर्व अंग्रेज ऐसे थे जो ईमानदारी के साथ भारतीयों के लिए भले के लिए कार्य करते थे, किंतु विद्रोह के दिनों में दोनों ओर से बहुत सा रक्त बहाया गया। विद्रोह के पश्चात यूरोपियन ने भी असहाय तथा निर्दोष भारतीयों से बदला लिया तथा दमनकारी नीति अपनाई। भारतीयों को देश में प्रशासन के अंतर्गत महत्वपूर्ण पदों तथा विधान मंडलों से वंचित कर दिया गया। ये कब हुआ? 1857 के विद्रोह के बाद। पहले तो अंग्रेज थोड़ा बहुत ईमानदारी दिखाते थे, भारतीयों के भले के लिए भी कार्य करते थे, लेकिन जब विद्रोह हो गया तो उन्होंने क्या किया? बदला लेने के लिए दमनकारी नीतियां अपनाई और जो महत्वपूर्ण पद थे और विधानमंडल से भारतीयों को वंचित कर दिया। आगे लिखा है, इस प्रकार के अपमान व अत्याचार के फलस्वरूप भारतीयों में राष्ट्रवाद तथा राष्ट्रीय एकता की प्रवृत्ति को बल मिला। अगला कारण लिखा है, सामाजिक एवं धर्म सुधार आंदोलन। लिखा है, हिंदू समाज व धर्म में अनेक कुरीतियां व कमियां तथा ईसाई धर्म का खुलापन आमने सामने था। यानी जो हिंदू समाज था और धर्म था, इसमें जो कुरीतियां थी और ईसाई धर्म का खुलापन दोनों आमने सामने थे। अंग्रेजों ने क्या किया? ईसाई धर्म अपनाने के लिए लोगों को प्रलोभन दिया, लालच दिया। तो इससे जो पढ़े लिखे भारतीय थे उनमें ईसाई धर्म के प्रति आकर्षण उत्पन्न हो गया और वे ईसाई धर्म को स्वीकार करने लगे। तो यही यहाँ पर लिखा हुआ है। इससे राजा राम मोहन राय, विवेकानंद, दयानंद सरस्वती, एनी बेसेंट आदि भारतीयों का हिंदू धर्म में व्याप्त कुरीतियों व कमियों की ओर ध्यान गया। तो जब पढ़े लिखे भारतीय ईसाई धर्म को अपनाने लगे तो जो राजा राम मोहन राय थे, विवेकानंद थे, दयानंद सरस्वती, एनी बेसेंट, इन लोगों ने हिंदू धर्म में जो कुरीतियां व्याप्त थी और जो कमियां थी उनकी ओर ध्यान दिया। आगे लिखा है, शुरू के धर्म सुधारकों ने व्यक्ति की स्वतंत्रता के सिद्धांत को धर्म के क्षेत्र में प्रचारित किया। वास्तव में ब्रह्म समाज, प्रार्थना समाज, आर्य समाज और अन्य संस्थाएं पुराने धर्म को नए समाज की आवश्यकताओं के अनुकूल बनाने का प्रयास कर रहे थे। भारत के आरंभिक धर्म सुधार आंदोलन में ऐसे धार्मिक दृष्टिकोण को विकसित करने की कोशिश की जो हिंदू, मुसलमान, पारसी, सिख सभी समुदायों की एकता कायम रख कर सके। भारत के प्रथम राष्ट्रीय जागरण का स्वरूप पहले धार्मिक था, फिर धीरे धीरे राष्ट्रवाद की भावना गहरी होती चली गई। उसके साथ उसका स्वरूप धर्मनिरपेक्ष होने लगा। आगे बढ़ते हैं। अगला कारण लिखा है, अंग्रेज सरकार की खुले व्यापार की नीति।
लिखा है अंग्रेज अंग्रेज सरकार की खुले व्यापार की नीति देश के विकास के मार्ग में बाधक थी। भारतीयों की आर्थिक स्थिति ब्रिटिश शासन के काल में बिगड़ चुकी थी। 4 करोड़ भारतीयों को दिन में केवल एक बार खाना खाकर संतुष्ट रहना पड़ता था। इसका एकमात्र कारण यह था कि इंग्लैंड भूखे किसानों से बलपूर्वक कर प्राप्त करता था, यहाँ अपना माल भेजकर लाभ कमाता था। इस प्रकार ब्रिटेन के अतुल्य असर में और अधिक वृद्धि होती रही और भारत गरीबी के दुष्चक्र में फंस गया, क्योंकि भारत से कच्चा माल विदेश जाता था सस्ते दामों पर और वहीं से उसकी जो वस्तुएं बनती थी भारत में महंगे दामों पर बेची जाती थी। किसान को इतना कर देना पड़ता था कि वह ब्याज में डूबता चला गया। तो भारत की जो 4 करोड़ जनता थी, यानी 4 करोड़ भारतीय थे, दिन में केवल एक बार खाना खाते थे, क्योंकि इंग्लैंड जो है किसानों से बलपूर्वक कर प्राप्त करता था और किसान जो थे वो मजबूर थे। तो यही कारण था भारत की गरीबी का। चलिए आगे बढ़ते हैं। लिखा है एल्बर्ट बिल विवाद। चलिए एल्बर्ट बिल विवाद के बारे में पढ़ लेते हैं। लिखा है प्रचलित न्याय प्रणाली के अनुसार प्रेसिडेंसी को छोड़कर अन्य कहीं भी अंग्रेजों के विरुद्ध अभियोगों की सुनवाई केवल अंग्रेज न्यायाधीश ही कर सकते थे। यानी जो न्याय प्रणाली प्रचलित थी उसके अनुसार क्या था, प्रेसिडेंसी को छोड़कर कहीं पर भी अंग्रेजों के विरुद्ध यदि कोई सुनवाई होती थी तो केवल अंग्रेज न्यायाधीश ही ये सुनवाई करते थे, कोई भारतीय न्यायाधीश ऐसा नहीं कर सकता था। लॉर्ड रिपन ने न्याय प्रणाली में समानता स्थापित करने के लिए अपनी परिषद के विधि सदस्य सीपी इल्बर्ट को इस संबंध में एक विधेयक प्रस्तुत करने को कहा। अतः इल्बर्ट ने एक विधेयक प्रस्तुत किया जिसमें भारत में रहने वाले यूरोपियनों के विरुद्ध अभियोग की सुनवाई का अधिकार भारतीय मजिस्ट्रेटों को देने की व्यवस्था की। इस विधेयक से समस्त यूरोपियनों में खलबली मच गई। अंग्रेजों ने इसको काला कानून कहा। भारत के अधिकांश गैर सरकारी अंग्रेज इस विरोध में सम्मिलित हो गए। यूरोपियनों के इस संगठित विरोध ने भारतीयों की आंखें खोल दी। उन्होंने अनुभव किया कि राजनीतिक प्रगति के लिए संगठित होना आवश्यक है। इसी आंदोलन से प्रेरित होकर भारतीयों ने बाद में संस्थाओं का निर्माण शुरू किया। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे लिखा है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना से पूर्व राजनीतिक संस्थाओं का उदय। यानी जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की इसके आगे लिखा है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना से पूर्व राजनीतिक संस्थाओं का उदय। यानी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना से पहले कुछ राजनीतिक संस्थाएं थी, उनका उदय हुआ है। लिखा है कांग्रेस की स्थापना से पूर्व देश के अलग अलग क्षेत्रों में अनेक राजनीतिक संस्थाओं का निर्माण किया गया, जिन्होंने भले ही अपने व्यक्तिगत स्वार्थ से ही सही किंतु राष्ट्रवाद के उदय में अपना योगदान दिया। भारतवासियों के लिए यह विचार नया ही था कि लोग किसी राजनीतिक संगठन को तैयार कर सकते हैं। सन 1838 ईस्वी में बंगाल के जमींदारों ने लैंड होल्डर्स सोसाइटी बनाई। तो ये आप याद रखिएगा, ये बंगाल के जमींदारों ने बनाई थी, जिसने कर मुक्त भूमि के अपहरण का विरोध किया तथा कुछ अंशों तक उसे सफलता भी मिली। तत्पश्चात अनेक संस्थाएं बनी जो राजनीतिक अधिकारों को प्राप्त करने हेतु सरकार को ज्ञापन देती रहीं। सन 1851 ईस्वी में कलकत्ता के जमींदारों ने राजनीतिक उद्देश्य से ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन नामक संस्था बनाई। बड़े व्यापारियों और जमींदारों ने मिलकर सरकार के सम्मुख प्रशासनिक सुधार की मांग की। इन संस्थाओं ने अपने अपने प्रांतों की राजनीतिक गतिविधियों में भाग लिया। सन 1857 के बाद के दशकों में उच्च शिक्षा का प्रसार हुआ तो बुद्धिजीवियों ने यह अनुभव किया कि जमींदारों के संगठन के अलावा उन्हें भी अलग से अपने विचार रखने चाहिए।
दादा भाई नौरोजी ने लंदन में ईस्ट इंडियन एसोसिएशन स्थापित करके भारत के प्रमुख नगरों में इसकी शाखाएं स्थापित की। तो ये आप याद रखिएगा, दादा भाई नौरोजी ने लंदन में ईस्ट इंडियन एसोसिएशन की स्थापना की थी। आगे लिखा है सन 1870 ईस्वी में महादेव गोविंद रानाडे ने पूना सार्वजनिक सभा बनाई। और ये भी याद रखिएगा, यही प्रश्न पूछ लिए जाते हैं, जिसमें महाराष्ट्र क्षेत्र में राजनीतिक क्षेत्र में सक्रिय भूमिका निभाई। सन 1876 ईस्वी में सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने इंडियन एसोसिएशन की स्थापना की। इस संस्था ने लंबी अवधि तक प्रमुख विषयों पर भारतीयों की आवाज को सरकार तक पहुंचाने का कार्य किया। इस संस्था के नेताओं ने अपनी संस्था को अखिल भारतीय स्वरूप देने की भरसक कोशिश की, लेकिन वे अनेक कारणों से सफल नहीं हो सके। वह मूलतः बंगाल का ही संगठन रहा। अतः दिसंबर 1883 में इंडियन एसोसिएशन के प्रयत्नों से इंडियन नेशनल कॉन्फ्रेंस का पहला सम्मेलन कलकत्ता में हुआ। और यही आपको याद भी रखना है, सन भी याद रखिएगा और स्थान भी याद रखिएगा। इसमें विभिन्न क्षेत्रों से आए लोगों ने भाग लिया। इसमें प्रथम प्रस्ताव द्वारा मांग की गई कि सिविल सर्विस की परीक्षा उसी समय भारत में भी ली जाए जब ब्रिटेन में होती है, तथा इसमें बैठने की आयु बढ़ाकर 22 वर्ष कर दी जाए। दूसरे प्रस्ताव में राष्ट्रीय कोष के संग्रह के महत्व को जोर दिया गया। तीसरे प्रस्ताव में भारत में प्रतिनिधि विधानसभाओं की मांग की गई और चौथे प्रस्ताव में आर्म्स एक्ट के रद्द करने की मांग की गई तथा पांचवें प्रस्ताव में इल्बर्ट बिल पर हुए समझौते पर खेद प्रकट किया गया। पूर्णतः सफल न होने पर भी सम्मेलन का अपना महत्व रहा। यह सभी राष्ट्रीय नेताओं को एक मंच पर लाने और संयुक्त अखिल भारतीय संगठन की स्थापना की तरफ पहला कदम था। दूसरी इंडियन नेशनल कॉन्फ्रेंस कलकत्ता में सन 1885 ईस्वी में हुई। तो ये भी याद रखिएगा। इसी क्रम में 28 दिसंबर 1885 को व्योमेश चंद्र बनर्जी की अध्यक्षता में मुंबई में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई। इसमें देश भर के 72 प्रतिनिधि मौजूद थे। A.O. ह्यूम इसके सचिव थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के नेतृत्व में देश में स्वतंत्रता के लिए राष्ट्रीय आंदोलन चलाया गया। अब आपको यहाँ से ये सब बातें याद रखनी है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई? 1885 में। और कहाँ हुई? मुंबई में। किसकी अध्यक्षता में? व्योमेश चंद्र बनर्जी की अध्यक्षता में। 72 प्रतिनिधि इसमें मौजूद थे। तो ये जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से संबंधित एक प्रश्न पूछ लिया जाता है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई, और पहले भी पूछा गया है कई परीक्षाओं में, तो याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। कांग्रेस के नेतृत्व में चलाए गए राष्ट्रीय आंदोलन को 3 चरणों में बांटा जाता है। कौन कौन से हैं 3 चरण? और उदारवादी चरण 1885 से 1905, उग्रवादी चरण 1905 से 1920 और गांधी युग 1920 से 1947। अब एक एक करके इनके बारे में डिटेल में लिखा हुआ है। सबसे पहले लिखा है राष्ट्रीय आंदोलन का उदारवादी युग, सन 1885 से सन 1905। लिखा है सन 1885 ईस्वी से सन 1905 ईस्वी तक के राष्ट्रीय आंदोलन को उदारवादी चरण कहा जाता है। इस अवधि में राष्ट्रीय आंदोलन का नेतृत्व वकील, डॉक्टर, अध्यापक, लेखक, पत्रकार आदि मध्यम वर्गीय बुद्धिजीवियों के हाथों में रहा। तो याद रखिएगा, उदारवादी युग की बात हो रही है। नेताओं में दादा भाई नौरोजी, महादेव गोविंद रानाडे, सुरेंद्र नाथ बनर्जी, फिरोज शाह मेहता, गोपाल कृष्ण गोखले आदि प्रमुख थे। इस चरण के नेताओं का विश्वास था कि अभी लोगों को राजनीतिक मामलों पर जागरूक करना जरूरी है, ताकि उनमें अंग्रेजी राज का विरोध करने का आत्मविश्वास पैदा हो सके। इस दौर के राष्ट्रवादियों का समस्त दर्शन एवं कर्म इसी दृष्टि से प्रेरित था। इनका मुख्य उद्देश्य एक ऐसा आर्थिक राजनीतिक कार्यक्रम तैयार करना था जिस पर विभिन्न क्षेत्रों
धर्मों, जातियों, भाषाई समूहों एवं वर्गों की आपसी सहमति हो सके। यहाँ आप एक ये चित्र भी देख सकते हैं। यहाँ लिखा हुआ है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन में उपस्थित सदस्य। ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन की तस्वीर है। आगे बढ़ते हैं। आगे लिखा है सर्वप्रथम राष्ट्रवादी नेताओं ने साम्राज्यवाद का आर्थिक विवेचन किया। उनके अनुसार अंग्रेजी उपनिवेशवाद का सार था भारतीय अर्थव्यवस्था को ब्रिटिश अर्थव्यवस्था के अधीन बनाना। भारत अंग्रेजी शासन के अधीन दिन पर दिन गरीब होता जा रहा था। यह गरीबी भारत के आर्थिक पिछड़ेपन का परिणाम थी और यह पिछड़ापन अंग्रेजी शासन का परिणाम था। अंग्रेजी शासन में भारत के पारस्परिक उद्योगों को नष्ट कर दिया गया था और आधुनिक उद्योगों की प्रक्रिया को धक्का पहुंचाया। तो ये तो मैंने आपको पहले लेसन में ही पढ़ा दिया था कि जो भारत के पारंपरिक उद्योग थे कैसे अंग्रेजों ने उन्हें नष्ट कर दिया। जो कुटीर उद्योग थे वो भी धीरे धीरे नष्ट हो गए। तो यही यहाँ पर बताया जा रहा है। आगे लिखा है अंग्रेजी नीतियों द्वारा भारतीय कृषि का भी शोषण हुआ। उन्होंने सरकारी खर्चों की कड़ी आलोचना की। सरकारी पैसे का एक बड़ा हिस्सा सेना और प्रशासन में खर्च होता था, लेकिन लोगों की शिक्षा और स्वास्थ्य जैसी जरूरतों की उपेक्षा की जाती थी। इन्होंने धन निष्कासन के सिद्धांत का प्रतिपादन किया, जिससे यह साबित किया कि भारत से इंग्लैंड को अनेक माध्यमों द्वारा धन भेजा जाता है, जिसके बदले में भारत को कोई प्रतिफल या लाभ प्राप्त नहीं होता है। क्योंकि जो अंग्रेज थे वो यहाँ से लाभ प्राप्त करते थे और निवेश कहाँ करते थे? इंग्लैंड में। भारत से सस्ते दामों पर कच्चा माल खरीदा जाता था, ये विदेश में जाता था, वहां से वस्तुएं बनती थी और भारत में बेची जाती थी महंगे दामों पर। और किसानों पर कर बहुत अधिक था। तो धन निष्कासन का सिद्धांत जो है ये पहले लेसन में मैंने आपको पढ़ाया है कि किस तरीके से भारत का धन विदेश में जा रहा था, लेकिन बदले में भारत को कोई लाभ प्राप्त नहीं हो रहा था। तो यही यहाँ पर बताया गया है। आगे बढ़ते हैं। अब कांग्रेस के जो प्रारंभिक उद्देश्य थे वो क्या थे, इनके बारे में लिखा है। प्रारंभ में कांग्रेस का उद्देश्य भारत को अंग्रेजी शासन से मुक्त करना नहीं था। उदारवादियों को अंग्रेजों की न्यायप्रियता में विश्वास था। कांग्रेस का उद्देश्य प्रतिनिधि सभाओं का विस्तार तथा उनमें भारतीयों की आधिकारिक संख्या में वृद्धि करना था। साथ ही कांग्रेस ने अपने प्रारंभिक अधिवेशनों में इन पार्षदों के प्रतिनिधि चरित्र को विकसित करने की दृष्टि से निर्वाचित सदस्यों की एक निश्चित संख्या की भी मांग की। उदारवादियों ने प्रार्थना पत्रों, स्मरण पत्रों तथा प्रतिनिधि मंडलों द्वारा ब्रिटिश सरकार से अपनी न्याय युक्त मांगों को मानने का आग्रह किया था। इस युग में कांग्रेस द्वारा कई राजनीतिक मांगे पेश की गई जो निम्न प्रकार से हैं। तो कांग्रेस ने जो राजनीतिक मांगे पेश की थी क्या क्या थी, यहाँ लिखी हुई हैं। लिखा है विधान मंडलों का विस्तार हो, उनके सदस्य जनता द्वारा निर्वाचित हों तथा उनमें भारतीय सदस्यों की संख्या में वृद्धि की जाए। दूसरी मांग लिखी हुई है न्याय व्यवस्था में जूरी का प्रयोग हो, कार्यकारिणी तथा उच्च नौकरियों में भारतीयों को स्थान मिले तथा भारतीयों को उच्च सैनिक शिक्षा दी जाए, शस्त्र कानून में संशोधन किया जाए तथा भारतीयों को अधिकार दिए जाएं। सन 1905 ईस्वी में गोखले ने ब्रिटिश साम्राज्य के अंतर्गत स्वशासन की मांग की। सन 1906 ईस्वी में इसी मांग को दादा भाई नौरोजी ने दोहराया। कांग्रेस ने सामाजिक और आर्थिक जीवन के क्षेत्र में आवश्यक सुधार के लिए भी निम्न मांगे रखी थी। क्या मांगे थी? भूमि में कर की कमी की जाए एवं सिंचाई की उचित व्यवस्था की जाए, भारतीय उद्योगों को प्रोत्साहित किया जाए एवं उनका आधुनिकीकरण किया जाए, भारत से बाहर भेजे जाने वाले अनाज पर प्रतिबंध लगाया जाए। यानी भारत की जनता तो भूखी मर रही थी और भारत से अनाज बाहर भेजा जा रहा था, क्योंकि अंग्रेज तो अपना लाभ ही देख रहे थे। अगली जो मांग है वह है प्रशासनिक व्यय में कमी की जाए और नमक कर को समाप्त किया जाए।
तो ये कांग्रेस द्वारा राजनीतिक मांगें प्रस्तुत की गई थीं। आगे लिखा है ब्रिटिश सरकार और कांग्रेस। लिखा है प्रारंभ में कांग्रेस की स्थापना को ब्रिटेन की महान विजय समझा जाता था, परंतु सरकार और कांग्रेस के बीच यह मधुर संबंध अधिक समय तक कायम नहीं रह सका। शीघ्र ही सरकार इस संगठन से भयभीत हो गई तथा इसमें खतरा दिखाई देने लगा। सरकार ने कांग्रेस को प्रोत्साहन देना बंद कर दिया, क्योंकि सरकार ने देखा कि आगे चलकर ये जो संगठन है ये खतरा बन सकता है, तो सरकार ने कांग्रेस को प्रोत्साहन देना बंद किया। सन 1888 ईस्वी से सरकार की कांग्रेस संबंधी नीति में परिवर्तन हुआ। लॉर्ड डफरिन ने एक भोज के अवसर पर कहा कि अब कांग्रेस का झुकाव राजद्रोह की ओर हो गया है और यह संस्था शिक्षित भारतीयों का नाम मात्र का प्रतिनिधित्व करती है। ये किसने कहा? लॉर्ड डफरिन ने। सन 1890 ईस्वी में सरकार ने एक विज्ञप्ति निकाली जिसके अनुसार सरकारी कर्मचारियों को कांग्रेस के अधिवेशन में शामिल होने की मनाही की गई। इस प्रकार सरकार और कांग्रेस के बीच आपसी संबंधों में कटुता आने लगी। आगे लिखा है सरकार के इस बदलते हुए रवैये के बावजूद कांग्रेस अपने रास्ते पर चलती रही। निसंदेह कांग्रेस की कार्यनीति में कुछ परिवर्तन आया। कांग्रेस के नेताओं ने वायसराय के विचारों का खंडन करना शुरू किया। धीरे धीरे कांग्रेस की ओर विभिन्न मांगों में सभाएं की जाने लगी और राष्ट्रीय मांगों की पूर्ति के लिए प्रस्ताव पारित होने लगे, किंतु अब भी कांग्रेस नेताओं का अंग्रेजों में विश्वास था। सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने पूना कांग्रेस में भाषण देते हुए भारतवासियों को ब्रिटिश सरकार के प्रति वफादार बताया। इंग्लैंड में भी कांग्रेस के कार्यों का प्रचार तेजी से होने लगा तथा जिसमें कुछ अंग्रेजों ने भी दिलचस्पी दिखाई। ब्रिटिश संसद के सदस्य चार्ल्स ब्रेडला और सर विलियम वेडरबर्न के नाम इस संदर्भ में विशेष उल्लेखनीय हैं, जिनके प्रयत्नों के फलस्वरूप सन 1890 ईस्वी में इंडियन पार्लियामेंट्री कमेटी की स्थापना हुई। तो ये आपको याद रखना है। इंडियन पार्लियामेंट्री कमेटी की स्थापना कब हुई? 1890 में। और किनके प्रयत्नों के फलस्वरूप हुई थी? ब्रिटिश संसद के सदस्य चार्ल्स ब्रेडला और सर विलियम वेडरबर्न। इनके नाम याद रखिएगा। आगे लिखा है इस कमेटी ने 1890 ईस्वी में इंडिया नामक एक पत्रिका भी प्रकाशित की, जो सन 1892 ईस्वी में मासिक और सन 1896 ईस्वी में साप्ताहिक रूप से प्रकाशित होने लगी। तो पत्रिका का नाम याद रखिएगा, इंडिया। 1892 में ये मासिक रूप से प्रकाशित होती थी, लेकिन 1896 में ये साप्ताहिक रूप से प्रकाशित होने लगी। इन प्रयत्नों के परिणाम स्वरूप 1892 ईस्वी में भारतीय परिषद अधिनियम पास हुआ, जिससे भारतीय विधानमंडल में कुछ सुधार हुए। यह सुधार अधिनियम कांग्रेस के प्रयत्नों का ही प्रतिफल था, परंतु कांग्रेस इससे संतुष्ट नहीं हुई। यही नहीं, भारतीयों को जो थोड़े बहुत राजनीतिक अधिकार प्राप्त हुए थे उन पर भी कुठाराघात होने लगा। 1898 ईस्वी में एक कानून पारित हुआ जिसके अनुसार अंग्रेजी शासन की आलोचना करना अपराध माना गया। तो अंग्रेजों ने क्या किया? एक कानून बना दिया गया कि यदि कोई अंग्रेजी शासन की आलोचना करेगा तो ये अपराध के अंतर्गत आएगा। यही नहीं, भारतीयों को जो थोड़े बहुत राजनीतिक अधिकार प्राप्त थे सन 1899 में कलकत्ता निगम के भारतीय सदस्यों की संख्या को घटा दिया गया। यहाँ से मैंने पढ़ दिया था, मैं ये पहले मैं पढ़ चुकी हूँ। यहाँ तक पढ़ गया है कि जो कानून बनाया गया इसके तहत क्या हुआ कि यदि कोई अंग्रेजी शासन की आलोचना करेगा तो ये अपराध के अंतर्गत आएगा। फिर 1899 में कलकत्ता निगम के भारतीय सदस्यों की संख्या को घटा दिया गया। सन 1904 ईस्वी में प्रेस की स्वतंत्रता सीमित कर दी गई।
बाल गंगाधर तिलक तथा अनेक समाचार पत्रों के संपादकों को कैद कर लिया गया। इससे राष्ट्रीय नेताओं में अत्यधिक असंतोष पैदा हुआ। सरकार भी कांग्रेस के प्रस्तावों को नकारती रही, जिससे कांग्रेस के कुछ सदस्यों को विश्वास हो गया कि केवल प्रस्ताव पारित करने के उद्देश्य की सिद्धि नहीं होगी, इसके लिए कुछ ठोस कदम उठाने होंगे। तो कुछ सदस्य ये मानते थे कि केवल प्रस्ताव पारित करने से जो उद्देश्य है उसे प्राप्त नहीं किया जा सकता, इसके लिए कुछ ठोस कदम उठाने होंगे। आगे बढ़ते हैं। लिखा है उदारवादियों की सफलता। उदारवादियों के कार्यक्रम में कमियां थीं और उन्हें अपने उद्देश्य में विशेष सफलता नहीं मिली, लेकिन उनके महत्व को नजरअंदाज नहीं कर सकते। उन्होंने खुलकर सरकार का सामना नहीं किया क्योंकि वे तत्कालीन परिस्थिति से परिचित थे। यदि वे उग्र नीति अपनाते तो आरंभ में ही सरकार कठोरता से उसका दमन करती। ऐसी परिस्थितियों में उन्होंने जो सेवा भारत के लिए की वह भी ना हो पाती। वे भारतीय राष्ट्रीयता के अग्रदूत थे। इसे अस्वीकार नहीं किया जा सकता। वस्तुतः कांग्रेस के उदारवादी नेताओं के प्रयास से ही भारत में राष्ट्रीयता की लहर दौड़ी थी। यानी कि वे जो उदारवादी नेता थे वे खुलकर सरकार का विरोध नहीं कर सकते थे क्योंकि उन्हें परिस्थिति पता थी। यदि वे उग्र नीति अपनाते तो सरकार कठोरता से उसका दमन कर देती। इसीलिए उन्होंने उदारवादी नीति को अपनाया है। आगे लिखा है वस्तुतः कांग्रेस के उदारवादी नेताओं के प्रयास से ही भारत में राष्ट्रीयता की लहर दौड़ी थी। उन्हीं के प्रयास से औपनिवेशिक स्वशासन तथा प्रशासनिक सुधार की मांगे की जाने लगी थी। भारतीयों को राजनीतिक प्रशिक्षण दिलाने एवं जागरूक करने की दिशा में उनका योगदान प्रशंसनीय था। उदारवादियों के प्रयास से ही सन 1892 ईस्वी का भारतीय परिषद अधिनियम पारित हो सका। तो ये आपको याद रखना है। भारत में प्रतिनिधि मूलक संस्थाओं के विकास में यह एक अत्यंत महत्वपूर्ण कदम था। बहुत बड़ा लेसन है ये। आगे लिखा है उदारवादियों की राजनीति पर पड़ने वाले प्रभाव से एक लाभ यह हुआ कि राष्ट्रवादियों के हृदय में आत्मविश्वास तथा आत्मसम्मान की भावना जागृत हुई। धीरे धीरे वे समझने लगे कि ब्रिटिश शासन उनका कल्याण करना नहीं चाहता। ब्रिटिश शासन तो अपना लाभ देख रहा था, भारतीयों का कल्याण थोड़ी ना उसे करना था। आगे लिखा है भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की नींव इन्हीं 20 वर्षों में उदारवादियों के प्रयास से डाली गई। उदारवादी नेताओं ने ही हमें इस योग्य बनाया कि हम स्वतंत्रता की मांग सरकार के समक्ष रख सकें। डॉक्टर पट्टाभी सीतारमैया ने उदारवादियों के कार्यों की प्रशंसा में यह विचार व्यक्त किया कि प्रारंभिक उदारवादियों ने ही आधुनिक स्वतंत्रता की इमारत की नींव डाली। उनके प्रयत्नों से ही इस नींव पर एक एक मंजिल करके इमारत बनती चली गई। पहले उपनिवेशों के ढंग का स्वशासन, फिर साम्राज्य के अंतर्गत होम रूल, इसके ऊपर स्वराज और सबसे ऊपर पूर्ण स्वाधीनता की मंजिलें बन सकें। ये किसने कहा है? ये पट्टाभी सीतारमैया ने कहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब राष्ट्रीय आंदोलन का उग्रवादी युग, इसके बारे में पढ़ लेते हैं। अभी उदारवादी युग के बारे में पढ़ा 1885 से 1905 तक। अब 1905 से 1920 तक उग्रवादी युग के बारे में पढ़ेंगे। लिखा है सन 1905 ईस्वी के बाद राष्ट्रीय आंदोलन ने एक नए दौर में प्रवेश किया। इसके नेतृत्व की बागडोर उदारवादियों के स्थान पर उग्रवादी नेताओं ने संभाली। गरमपंथी नेतृत्व ने ब्रिटिश शासन एवं भारतवासियों के मध्य बुनियादी अंतर्विरोध पर निरंतर बल दिया। उनके अनुसार राष्ट्रीय आंदोलन इस अंतर्विरोध का ही परिणाम था। बाल गंगाधर तिलक, अरविंद घोष, बिपिन चंद्र पाल एवं लाला लाजपत राय गरम दल के प्रमुख नेता थे। लोकमान्य तिलक पहले नेता थे जिन्होंने राष्ट्रीय आंदोलन में स्वराज शब्द का प्रयोग किया, और ये आपको याद रखना है। राष्ट्रीय आंदोलन में सर्वप्रथम स्वराज शब्द का प्रयोग किसने किया? लोकमान्य तिलक ने। ये प्रश्न पूछा जा सकता है तो याद रखिएगा। बाद में गांधी जी ने उनके बारे में लिखा कि लाखों अन्य देशवासियों की तरह मैं भी उनके अपार ज्ञान,
अदम्य साहस, देश प्रेम, व्यक्तिगत जीवन में सादगी और पवित्रता तथा महान त्याग का प्रशंसक हूँ। अपने समकालीन नेताओं की तुलना में उन्होंने अपने देशवासियों को सबसे अधिक प्रेरित किया। उन्होंने हमारे हृदयों में स्वराज की भावना का संचार किया। अंग्रेजी सरकार की बुराइयों का जितना ज्ञान लोकमान्य तिलक को था, उतना शायद उस समय के किसी और नेता को नहीं था। तिलक पहले राष्ट्रीय नेता थे जिन्होंने राष्ट्रीय आंदोलन में मजदूरों और किसानों की महत्वपूर्ण भूमिका को पहचाना। उन्होंने मुंबई के मजदूरों के बीच सक्रिय रूप से राजनीतिक कार्य किया। इसी का परिणाम था जब सन 1908 में तिलक को 6 वर्षों की सजा दी गई, तब मिल के मजदूरों और रेल कर्मचारियों ने 6 दिन की हड़ताल की। तो लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक ऐसे पहले नेता थे जिन्होंने राष्ट्रीय आंदोलन में मजदूरों और किसानों की महत्वपूर्ण भूमिका को पहचाना था। उन्होंने मुंबई के मजदूरों के बीच सक्रिय रूप से राजनीतिक कार्य किया था और जब सन 1908 में उन्हें 6 वर्षों की सजा दी गई थी, तो मिलके मजदूरों और रेल कर्मचारियों ने 6 दिन की हड़ताल की थी। आगे लिखा है, गरमपंथी नेता बड़े पैमाने पर राजनीतिक संघर्ष और उनमें जनता की सक्रिय भागीदारी के समर्थक थे। उन्होंने स्वदेशी, बहिष्कार, राष्ट्रीय शिक्षा और स्वराज को राष्ट्रीय आंदोलन का मूल मंत्र बना दिया। उन्होंने नरमपंथियों के संवैधानिक उपायों को भिक्षावृत्ति बताते हुए सरकार के विरुद्ध निष्क्रिय प्रतिरोध पर आधारित व्यापक आंदोलन पर बल दिया। गरम दल के नेताओं ने स्वतंत्रता संग्राम के लक्ष्य को स्पष्ट शब्दों में सामने रखा। तिलक ने घोषणा की कि स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है और हम इसे लेकर रहेंगे। तो ये जो कथन है इनका, ये याद रखिएगा, ये पूछ लिया जाता है। अब राष्ट्रीय आंदोलन अपने विकास के अगले दौर में प्रवेश के लिए तैयार था। इसके लिए वातावरण तब तैयार हुआ जब अंग्रेजी सरकार ने 20 जुलाई 1905 को बंगाल के विभाजन का फैसला किया। अब प्रश्न पूछ लिया जाता है कि बंगाल का विभाजन कब हुआ, तो याद रखिएगा 1905 में। आगे लिखा है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने बंगाल विभाजन के फैसले को राष्ट्रीय आंदोलन को कमजोर करने की ब्रिटिश चाल के रूप में देखा। उन्होंने इस फैसले का विरोध किया। इसके खिलाफ बंगाल में विशाल जन आंदोलन संगठित किया। शुरू में इस आंदोलन का नेतृत्व सुरेंद्र नाथ बनर्जी एवं कृष्ण कुमार मित्र जैसे नरमपंथियों के हाथों में था, लेकिन बाद में नेतृत्व गरम दल के नेताओं बिपिन चंद्र पाल, अरविंद घोष एवं अश्विन कुमार दत्त के हाथों में आ गया। यानी शुरुआत में उदारवादी नेताओं के हाथ में था नेतृत्व, लेकिन बाद में जो गरम दल के नेता थे बिपिन चंद्र पाल, अरविंद घोष और अश्विन कुमार दत्त के हाथों में ये नेतृत्व आ गया। आगे लिखा है, भंग विरोधी आंदोलन का उद्घाटन 7 अगस्त 1905 को हुआ, जब कलकत्ता में विभाजन के विरोध में एक विशाल सम्मेलन का आयोजन किया गया। इसके बावजूद 16 अक्टूबर 1905 को भंग का निर्णय लागू कर दिया गया, तो आंदोलन पूरे बंगाल में विस्तृत हो गया। कुछ ही समय में विदेशी सामान के बहिष्कार एवं केवल भारत में बने स्वदेशी सामान के इस्तेमाल से जुड़ी राजनीतिक गतिविधि प्रारंभ हुई। आंदोलन के नेताओं ने अंग्रेजी राज के कड़े मुकाबले के लिए एक व्यापक कार्यक्रम तैयार कर लिया। भंग का मसला भारत के स्वतंत्रता संग्राम से जुड़ गया। स्वदेशी, बहिष्कार, राष्ट्रीय शिक्षा एवं स्वराज के नारों का धीरे धीरे अन्य प्रांतों में भी प्रसार होने लगा। सारा देश एक ही तरह के विचारों और राजनीति के सूत्र में बंधने लगा। लोकमान्य तिलक इस काल के सबसे बड़े नेता के रूप में उभरे। अंग्रेजी सरकार ने इस आंदोलन का जवाब दमन से दिया। सरकार ने सभाओं और प्रदर्शनों पर प्रतिबंध लगा दिए। सरकार ने जाति, प्रांत, भाषा और सर्वाधिक धर्म के आधार पर लोगों में फूट डालने का असफल प्रयास किया, लेकिन तिलक की गिरफ्तारी तथा विपिन चंद्र पाल एवं अरविंद घोष द्वारा राजनीति से संन्यास लेने के बाद आंदोलन अधिक समय तक नहीं चल सका, क्योंकि जो महत्वपूर्ण नेता थे जिनके हाथों में नेतृत्व था,
उनमें से जो बाल गंगाधर तिलक थे उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया और बिपिन चंद्र पाल और अरविंद घोष ने राजनीति से संन्यास ले लिया तो आंदोलन अधिक समय तक नहीं चला। आगे लिखा है, इस आंदोलन ने लोगों को राजनीतिक रूप से सजग एवं सक्रिय बनाया। उनमें आत्मविश्वास एवं आत्मनिर्भरता का भी संचार हुआ। अंततः सरकार को राष्ट्रवादियों की मांग के आगे झुकना ही पड़ा। सन 1911 ईस्वी में बंगाल विभाजन के फैसले को वापस ले लिया गया। बंगाल का पुनः एकीकरण हुआ, यानी बंगाल विभाजन हो गया था, लेकिन जो भारतीय थे तो सरकार को इनके आगे झुकना पड़ा, राष्ट्रवादियों की मांग के आगे। और 1911 ईस्वी में क्या किया गया, बंगाल का पुनः एकीकरण हुआ। बिहार और उड़ीसा को विशाल बंगाल से निकालकर एक अलग प्रांत बना दिया गया। चलिए आगे देखते हैं। आगे क्या हुआ है कि जो उग्रवादी नेता थे और उदारवादी नेता थे, इनमें पारस्परिक मतभेद होने लगा था। इसी के बारे में लिखा हुआ है। इस बीच कांग्रेस के मंच पर सन 1905 ईस्वी से सन 1907 ईस्वी के दौरान नरमपंथियों और गरमपंथियों के पारस्परिक मतभेद बढ़ते जा रहे थे। गरमपंथी आश्वस्त थे कि आजादी की लड़ाई शुरू हो गई है तथा जनता जागरूक हो चुकी है, अतः यही वह उचित समय है जब बंगाल में आंदोलन को और तेज किया जाए तथा इसे देश के अन्य प्रदेशों तक फैलाया जाए। उस समय इन गरमपंथियों के नेता थे अरविंद घोष। दूसरी ओर नरमपंथियों का मानना था कि गरमपंथियों के साथ रहना बहुत ही खतरनाक है। सरकार साम्राज्यवाद विरोधी किसी भी आंदोलन का दमन करने के लिए तैयार बैठी है। ऐसे में दमन को न्योता देने का क्या औचित्य है। इन नरमपंथियों के नेता थे फिरोज शाह मेहता। 26 दिसंबर 1907 को ताप्ती नदी के किनारे सूरत में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ। यहाँ औपचारिक रूप से कांग्रेस में फूट पड़ गई। जब एक ही संस्था में दो विचारधाराओं के लोग होंगे तो उनमें फूट पड़ना स्वाभाविक है। इसी तरीके से कांग्रेस में भी हुआ। जो नरमपंथी नेता थे वो क्या चाहते थे कि इस आंदोलन को तेज किया जाए और देश के अन्य प्रदेशों तक फैलाया जाए, लेकिन जो नरमपंथी नेता थे वे चाहते थे कि यदि इस आंदोलन को देश के प्रत्येक प्रदेश तक फैलाया गया तो सरकार इसका दमन कर देगी, क्योंकि सरकार दमन करने के लिए तैयार बैठी थी। तो इन मतभेदों के कारण कांग्रेस में फूट पड़ गई। आगे बढ़ते हैं। सन 1908 ईस्वी के बाद समूचा राष्ट्रीय आंदोलन पतन की ओर उन्मुख हो गया, लेकिन लोगों के दिलों में राष्ट्रीय भावनाएं मौजूद थीं। सन 1914 ईस्वी में जब 6 साल की कैद के बाद तिलक जेल से छूटे तो उन्होंने राष्ट्रीय आंदोलन को पुनः पटरी पर चढ़ाया। आगे लिखा है, सन 1914 ईस्वी में प्रथम विश्व युद्ध की पृष्ठभूमि में तथा सन 1915 से 1916 में होम रूल लीगों की स्थापना से राष्ट्रीय आंदोलनों का पुनरुत्थान हुआ। पहले होम रूल लीग के नेता लोकमान्य तिलक थे और दूसरी जो नेता थी वो थी एनी बेसेंट। दोनों होम रूल लीगों ने समन्वित तरीके से मीटिंग, भाषणों, दौरों, पर्चे, सम्मेलनों के द्वारा देश भर में प्रचार किया। उनकी मुख्य मांग थी युद्ध के समाप्त होने पर होम रूल या स्वराज की प्राप्ति। तो पहले होम रूल लीग के जो नेता हैं लोकमान्य तिलक हैं और नेत्री हैं एनी बेसेंट, तो इनके नाम याद रखिएगा। आगे लिखा है, सन 1916 ईस्वी में कांग्रेस का लखनऊ अधिवेशन होम रूल लीग के सदस्यों के लिए कांग्रेस में अपनी ताकत दिखाने का एक अच्छा मौका था। सन 1916 ईस्वी के लखनऊ अधिवेशन में तिलक को पुनः कांग्रेस में शामिल कर लिया गया। और ये याद रखिएगा, पूछ लिया जाता है कि कांग्रेस का अधिवेशन लखनऊ अधिवेशन कब हुआ था? 1916 में हुआ था, ये आप याद रखिएगा। और इस अधिवेशन में क्या हुआ? लोकमान्य तिलक को पुनः कांग्रेस में शामिल कर लिया गया। इसी अधिवेशन में कांग्रेस मुस्लिम लीग समझौता हुआ
जो लखनऊ पैक्ट के नाम से जाना जाता है। और ये भी आपको याद रखना है, कांग्रेस मुस्लिम लीग समझौता इसी अधिवेशन में हुआ है और इसे जाना जाता है लखनऊ पैक्ट के नाम से। आगे लिखा है, इस समझौते में एनी बेसेंट और तिलक ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। तिलक ने एक और प्रस्ताव रखा कि एक कार्यकारिणी का गठन किया जाए जो कांग्रेस के निर्णयों व कार्यक्रमों को अमली रूप दे सके, परंतु यह प्रस्ताव मंजूर न हो सका। सन 1920 ईस्वी में गांधी जी ने कांग्रेस संविधान को जन आधारित आंदोलन के संचालन के अनुरूप नया रूप दिया, तो उन्होंने तिलक के इसी प्रस्ताव को मानना जरूरी समझा। तो लोकमान्य तिलक ने एक प्रस्ताव क्या रखा था कि एक कार्यकारिणी का गठन किया जाए जो कांग्रेस के निर्णय और कार्यक्रमों को अमली जामा पहना सके। लेकिन तब यह प्रस्ताव मंजूर नहीं हुआ था। लेकिन 1920 ईस्वी में गांधी जी ने कांग्रेस संविधान को जनाधारित आंदोलन के संचालन के अनुरूप नया रूप दिया, तो उन्होंने लोकमान्य तिलक के इस प्रस्ताव को मानना जरूरी समझा और इस प्रस्ताव को माना गया। आगे बढ़ते हैं, लिखा है क्रांतिकारी आंदोलन का प्रथम चरण। तो जो क्रांतिकारी आंदोलन हुआ है उसके प्रथम चरण के बारे में बताया जा रहा है। जिस समय कांग्रेस के राजनीतिक मंच पर गरम और नरम दलों का जन्म हो रहा था, उस समय देश में क्रांतिकारी विचारधारा का प्रादुर्भाव हो रहा था। इस क्रांतिकारी आंदोलन की पृष्ठभूमि गरमपंथी नेताओं के द्वारा तैयार की गई थी। गरमपंथी में एक वर्ग ऐसा भी था जो बलपूर्वक अंग्रेजी राज्य को समाप्त करना चाहता था। यह वर्ग क्रांतिकारियों का था, यानी जो गरम दल के नेता थे उनमें एक वर्ग ऐसा भी था जो ये चाहता था कि बलपूर्वक अंग्रेजी राज्य को समाप्त कर दिया जाए, और यह वर्ग क्रांतिकारियों का वर्ग था। यह वैधानिक आंदोलनों में कतई विश्वास नहीं करता था। क्रांतिकारी स्वतंत्रता प्राप्ति के लिए किसी भी साधन का प्रयोग उचित मानते थे। आगे लिखा है, क्रांतिकारी आंदोलन का मुख्य क्षेत्र बंगाल, महाराष्ट्र और पंजाब था। और ये क्षेत्र याद रखिएगा। सन 1905 ईस्वी के बंग भंग और स्वदेशी आंदोलन ने क्रांतिकारी आंदोलन को एक सबल सहारा दिया। सरकार की दमनकारी तथा प्रतिक्रियावादी नीति के परिणाम स्वरूप ही इस आंदोलन का उग्र प्रचार हुआ। बंगाल में इस आंदोलन के प्रमुख नेता थे बारिंद्र कुमार घोष और भूपेंद्र दत्त। तो इन दोनों लोगों के नाम याद रखिएगा। ये बंगाल में नेता थे, बंगाल में इस आंदोलन के प्रमुख नेता। उन्होंने युगांतर और संध्या पत्रिकाओं द्वारा उग्रवाद का प्रचार किया और बताया कि हमारी दृष्टि सुंदर भविष्य में होने वाली क्रांति पर जमी हुई है और हम उसके लिए तैयार होना चाहते हैं। तो इनकी पत्रिकाओं के नाम याद रखिएगा, युगांतर और संध्या। आगे लिखा है, क्रांतिकारी आंदोलन धीरे धीरे जोर पकड़ने लगा। फलतः कई गुप्त क्रांतिकारी संस्थाएं हुई। इनमें से एक संस्था थी अनुशीलन समिति। इसकी शाखाएं बंगाल में चारों तरफ फैली हुई थी। तो इस संस्था का नाम याद रखिएगा। क्या नाम है? अनुशीलन समिति। और इसकी जो शाखाएं थी ये बंगाल में चारों तरफ फैली हुई थी। श्यामजी कृष्ण वर्मा तथा लाला हरदयाल के प्रयास से लंदन में भी क्रांतिकारी समितियां स्थापित की गईं। राजनीतिक हत्याएं तथा डकैतियां बढ़ने लगीं। कलकत्ता में प्रधान प्रेसिडेंसी मजिस्ट्रेट किंग्सफोर्ड ने स्वदेशी आंदोलन के कार्यकर्ताओं को कोड़े लगवाई तथा कठोर दंड दिया था। तो ये याद रखिएगा, कलकत्ता में प्रेसिडेंसी मजिस्ट्रेट किंग्सफोर्ड ने क्या किया, जो स्वदेशी आंदोलन के कार्यकर्ता थे उनको कठोर दंड दिया, उन्हें कोड़े लगवाए। शीघ्र ही किंग्सफोर्ड जज बनकर मुजफ्फरपुर आया। क्रांतिकारियों ने उसकी हत्या कर उससे बदला लेने का निश्चय किया। यह काम खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी को सौंपा गया। यानी कि जो मजिस्ट्रेट था, प्रधान प्रेसिडेंटी मजिस्ट्रेट किंग्सफोर्ड, इसने स्वदेशी आंदोलन के कार्यकर्ताओं को कोड़े लगवाए थे और कठोर दंड भी दिया था। लेकिन फिर ये जज बनकर मुजफ्फरपुर आया तो क्रांतिकारियों ने क्या किया, बदला लेने के लिए उसकी हत्या करने का निश्चय किया और ये काम सौंपा गया खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी को। उन्होंने किंग्सफोर्ड के बंगले की ओर
से आती हुई एक गाड़ी पर 30 अप्रैल 1908 को बम फेंक दिया। उन्होंने समझा था कि गाड़ी में किंग्सफोर्ड होगा, किंतु दुर्भाग्य से उस गाड़ी में मिस और मिसेज कैनेडी नामक 2 महिलाएं थीं, जो मुजफ्फरपुर के एक वकील कैनेडी की पत्नी और पुत्री थी। यानी जिस गाड़ी पर खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी ने बम फेंका, ये गाड़ी बंगले की ओर आ रही थी। तो 30 अप्रैल 1908 को उन्होंने बम फेंका उस गाड़ी पर। उन्होंने समझा था कि इस गाड़ी में किंग्सफोर्ड होगा, लेकिन उस गाड़ी में किंग्सफोर्ड नहीं था। उस गाड़ी में मुजफ्फरपुर के एक वकील की पत्नी और पुत्री थी और बम के कारण दोनों की मृत्यु हो गई। आगे लिखा है, प्रफुल्ल चाकी ने आत्महत्या कर ली, पर खुदीराम बोस पकड़े गए और उसे फांसी की सजा दे दी गई। इस प्रकार वह देश की स्वतंत्रता की बलवेदी पर शहीद हो गया। इस घटना के बाद कलकत्ता में एक बहुत बड़े क्रांतिकारी षड्यंत्र का पता लगा, जिसमें अरविंद घोष, बारिंद्र कुमार घोष और कई अन्य युवक गिरफ्तार कर लिए गए। यह घटना सामान्यतः अलीपुर षड्यंत्र केस के नाम से विख्यात है। आगे लिखा है, सन 1913 में लाला हरदयाल ने गदर पार्टी की स्थापना की। और ये प्रश्न कई बार पूछ लिया जाता है कि गदर पार्टी की स्थापना किसने की? लाला हरदयाल ने की। कब की? 1913 में की। इस दल ने 1913 ईस्वी के फरवरी महीने में पंजाब में सैनिक विद्रोह करने का निश्चय किया। आगे बढ़ते हैं। सन 1907 ईस्वी में क्रांतिकारी आंदोलन की पंजाब में शुरुआत हुई। सरदार अजीत सिंह, भाई परमानंद, बाल मुकुंद और लाला हरदयाल ने क्रांतिकारियों को संगठित किया। महाराष्ट्र के क्रांतिकारियों में श्याम जी कृष्ण वर्मा, विनायक दामोदर सावरकर और गणेश सावरकर थे। तो ये पंजाब के क्रांतिकारी लिखे हुए हैं, इनके नाम याद रखिए, और महाराष्ट्र के क्रांतिकारियों के नाम याद रखिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। लिखा है, क्रांतिकारी आंदोलन का दूसरा चरण। महात्मा गांधी के असहयोग आंदोलन के पूर्णतया असफल होने से क्रांतिकारियों में पुनः उग्रता हुई। बंगाल में पुरानी अनुशीलन तथा युगांतर समितियां पुनः जाग उठी तथा उत्तरी भारत के लगभग सभी प्रमुख नगरों में क्रांतिकारी संगठन बन गए। क्यों बन गए? क्योंकि गांधी जी का असहयोग आंदोलन पूर्णतया असफल हो गया था। तो क्रांतिकारियों में पुनः उग्रता फिर से जाग गई और जो पुरानी अनुशीलन और युगांतर समितियां थीं, ये फिर से कार्यरत हो गईं और उत्तर भारत के सभी प्रमुख नगरों में क्रांतिकारी संगठन बन गए। परंतु प्रमुख बात यह थी कि अब यह समझा गया कि एक अखिल भारतीय संगठन सफलता के लिए आवश्यक है। अतः अक्टूबर 1924 में कानपुर में समस्त क्रांतिकारी दलों का एक सम्मेलन बुलाया गया। तो ये आप याद रखिएगा, 1924 में कानपुर में समस्त क्रांतिकारी दलों का एक सम्मेलन बुलाया गया। और कानपुर कहाँ पर है? ये उत्तर प्रदेश का एक शहर है, तो ये भी याद रखिएगा। जिसमें सचिंद्रनाथ सान्याल, जगदीश चंद्र चटर्जी तथा राम प्रसाद बिस्मिल जैसे क्रांतिकारी नेताओं तथा भगत सिंह, शिव वर्मा, सुखदेव, भगवती चरण वोहरा तथा चंद्रशेखर आजाद जैसे युवा नेताओं ने भाग लिया। इसके फलस्वरूप सन 1928 ईस्वी में इंडियन रिपब्लिक आर्मी का जन्म हुआ तथा इसकी विभिन्न प्रांतों में शाखाएं स्थापित की गईं। तो यहाँ से आप इतना याद रखिएगा कि 1928 में इंडियन रिपब्लिक आर्मी का जन्म हुआ था। चलिए आगे बढ़ते हैं। लिखा है, इस चरण में क्रांतिकारियों का मुख्य उद्देश्य ब्रिटिश साम्राज्यवाद के स्थान पर समाजवादी विचारधारा से प्रेरित संयुक्त भारत में संघीय गणतंत्र की स्थापना करना था। इन क्रांतिकारियों ने अपने कार्य की पूर्ति के लिए धन एकत्र करने के लिए निजी व्यक्तियों को न लूटकर सरकारी कोषों को अपना निशाना बनाने का निश्चय किया। क्योंकि जो क्रांतिकारी थे उन्हें अपने कार्य को करने के लिए धन की आवश्यकता थी, तो इन्होंने सोचा कि निजी व्यक्तियों को ना लूटा जाए बल्कि सरकारी कोषों को लूटा जाए। आगे बढ़ते हैं।
9 अगस्त 1925 को क्रांतिकारियों ने सहारनपुर लखनऊ लाइन पर काकोरी जाने वाली गाड़ी को सफलतापूर्वक लूटा। इस काकोरी कांड के अभियोग में जनता ने बहुत सी सहानुभूति का प्रदर्शन किया। तो ये डेट याद रखिएगा, प्रश्न पूछ लिया जाता है काकोरी कांड कब हुआ था। चलिए आगे बढ़ते हैं। पंजाब में क्रांतिकारियों ने सन 1928 ईस्वी में भगत सिंह के नेतृत्व में साइमन आयोग के विरुद्ध प्रदर्शन करते हुए लाला लाजपत राय पर किए गए लाठीचार्ज के फलस्वरूप हुई मृत्यु का बदला लेने के लिए लाहौर के सहायक पुलिस कप्तान सैंडर्स की हत्या कर दी। तो पंजाब में 1928 ईस्वी में भगत सिंह के नेतृत्व में साइमन आयोग के विरुद्ध प्रदर्शन हो रहा था और इस प्रदर्शन में लाला लाजपत राय पर लाठी बरसाई गई और इसके फलस्वरूप क्या हुआ कि उनकी मृत्यु हो गई और इस मृत्यु का बदला लेने के लिए लाहौर के सहायक पुलिस कप्तान सैंडर्स की हत्या कर दी गई। पुलिस ने आम जनता पर दमन चक्र चलाया। जनता में यह भावना हो गई कि क्रांतिकारी अपना कार्य करके निकल जाते हैं और जनता दमन का शिकार होती है। इस पर इंडियन रिपब्लिक आर्मी ने 2 क्रांतिकारियों को गिरफ्तार होने के लिए भेजा। यानी कि जनता ये सोचने लगी कि क्रांतिकारी अपना काम करते हैं लेकिन उसकी सजा किसको भुगतनी पड़ती है? जनता को, क्योंकि दमन किसका होता है? जनता का। तो यहाँ से ये याद रखिएगा कि इंडियन रिपब्लिक आर्मी का जन्म कब हुआ? 1928 में। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे लिखा है, इस चरण में क्रांतिकारियों का मुख्य उद्देश्य ब्रिटिश साम्राज्यवाद के स्थान पर समाजवादी विचारधारा से प्रेरित संयुक्त भारत में संघीय गणतंत्र की स्थापना करना था। इन क्रांतिकारियों ने अपने कार्य की पूर्ति के लिए धन एकत्र करने के लिए निजी व्यक्तियों को न लूटकर सरकारी कोषों को अपना निशाना बनाने का निश्चय किया, क्योंकि क्रांतिकारी जिस कार्य को करने के लिए योजना बना रहे थे उसके लिए धन की आवश्यकता थी। तो इन्होंने क्या किया कि निजी व्यक्तियों को न लूटा जाए बल्कि सरकारी कोषों को लूटा जाए। 9 अगस्त 1925 को क्रांतिकारियों ने सहारनपुर लखनऊ लाइन पर काकोरी जाने वाली गाड़ी को सफलतापूर्वक लूटा। तो ये डेट याद रखिएगा, पूछ लिया जाता है। इस काकोरी कांड के अभियोग में जनता ने बहुत सी सहानुभूति का प्रदर्शन किया। आगे लिखा है, पंजाब में क्रांतिकारियों ने सन 1928 ईस्वी में भगत सिंह के नेतृत्व में साइमन आयोग के विरुद्ध प्रदर्शन करते हुए लाला लाजपत राय पर किए गए लाठीचार्ज के फलस्वरूप हुई मृत्यु का बदला लेने के लिए लाहौर के सहायक पुलिस कप्तान सैंडर्स की हत्या कर दी। यानी कि 1928 ईस्वी में भगत सिंह के नेतृत्व में साइमन आयोग के विरुद्ध प्रदर्शन हो रहा था। इसमें अंग्रेजों ने क्या किया? लाठीचार्ज किया। तो लाला लाजपत राय की इस लाठीचार्ज में मृत्यु हो गई। वो बुरी तरीके से घायल हो गए थे और उनकी मृत्यु हो गई और इसी मृत्यु का बदला लेने के लिए लाहौर के सहायक पुलिस कप्तान सैंडर्स की हत्या कर दी गई। आगे लिखा है, पुलिस ने आम जनता पर दमन चक्र चलाया। जनता में यह भावना हो गई कि क्रांतिकारी अपना कार्य करके निकल जाते हैं और जनता दमन का शिकार हो जाती है। इस पर इंडियन रिपब्लिक आर्मी ने 2 क्रांतिकारियों को गिरफ्तार होने के लिए भेजा। इस योजना के अनुसार भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने दिल्ली में केंद्रीय असेंबली में 8 अप्रैल 1929 को खाली बेंचों पर बम फेंके और गिरफ्तार हो गई। तो जनता में ये भावना हो गई थी कि क्रांतिकारी अपना कार्य करते हैं और निकल जाते हैं और दमन का शिकार जनता होती है। तो रिपब्लिक आर्मी ने क्या किया? इंडियन रिपब्लिक आर्मी ने 2 क्रांतिकारियों को गिरफ्तार होने के लिए भेजा। तो इस योजना के अनुसार क्या किया गया? भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने दिल्ली में केंद्रीय असेंबली में 8 अप्रैल 1929 को खाली बेंचों पर बम फेंके और गिरफ्तार हो गई। उनकी इच्छा किसी की हत्या करने की नहीं थी।
उनका मानना था कि बधिरों को सुनाने के लिए बहुत तेज आवाज करनी पड़ती है। बाद में लाहौर षड्यंत्र केस में भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को 23 मार्च 1931 को फांसी दे दी गई। तो बम फेंकने का उनका जो इरादा था वो किसी को मारने का नहीं था। उन्होंने बस ये कहा था कि जो कम सुनते हैं उन्हें बहुत तेज आवाज सुनानी पड़ती है, बहुत तेज आवाज करनी पड़ती है, तभी वे सुन पाते हैं। लेकिन बाद में क्या हुआ, लाहौर षड्यंत्र केस में भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को 23 मार्च 1931 को फांसी दे दी गई। आगे बढ़ते हैं। इसी प्रकार बंगाल में सूरसेन ने चटगांव शस्त्रागार पर धावा किया। इन क्रांतिकारियों ने अपनी वीरता के प्रत्यक्ष प्रमाण तो दिए, परंतु इससे कुछ स्पष्ट लाभ नहीं हुआ। सूरसेन अंत में पकड़े गए और 1933 में फांसी पर लटका दिए गए। तो सूरसेन ने चटगांव शस्त्रागार पर धावा किया था और अंत में ये पकड़े गए और 1933 में इन्हें फांसी दे दी गई। आगे लिखा है, आज भारत की स्वतंत्रता के लिए लड़ने वाले क्रांतिकारी उन शहीदों के रूप में याद किए जाते हैं जो जिन्होंने मातृभूमि के लिए अपने प्राणों की आहुति दे दी। यहाँ पर आप इन क्रांतिकारियों के चित्र भी देख सकते हैं। भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु, चंद्रशेखर आजाद, बारिंद्र कुमार घोष, अशफाक उल्ला खां, बाघा जतिन, बटुकेश्वर दत्त, भगवती चरण बोहरा, हेमू कालानी, जतीन्द्र नाथ दास, खुदीराम बोस, प्रीतिलता वाडेदार, रोशन सिंह, ऊधम सिंह, बीना दास, मदन लाल धिंगरा, कुशल कोवार, प्रफुल्ल चाकी, राम प्रसाद बिस्मिल और सूरसेन, इन क्रांतिकारियों के चित्रों को यहाँ पर प्रदर्शित किया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब लिखा है राष्ट्रीय आंदोलन का गांधी युग। पहले उदारवादी नेताओं के बारे में पढ़ा, यानी उदारवादी नेताओं का युग था, फिर उग्रवादी नेताओं का, अब है राष्ट्रीय आंदोलन का गांधी युग सन 1920 से 1947 तक। लिखा है दिसंबर 1919 में अमृतसर में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ जिसमें लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक ने अंतिम बार सहभागिता की। इसके 3 माह बाद तिलक की मृत्यु हो गई। अमृतसर कांग्रेस के दौरान तिलक ने एक अनौपचारिक वार्ता में यह कहा था कि मैं इसे देखने के लिए जीवित ना रहूं। हम यदि कड़ी मेहनत करें और इस नए काम में अपने मन को एकाग्र करें तो नई पीढ़ी इसे अवश्य हासिल कर पाएगी। बहरहाल मैं जानता हूं कि पंजाब की घटनाएं, मार्शल लॉ शासन और जलियांवाला बाग नरसंहार ने राजनीतिक वातावरण को विद्रोह की भावना से ओतप्रोत कर दिया, जिसके नए प्रतीक गांधी हैं। यद्यपि मैं मानता हूं कि अनुक्रियात्मक सहयोग से अधिकतम लाभ मिलेगा, फिर भी मैं रास्ते में रुकावट नहीं बनूंगा। तो ये किसने कहा था? ये कहा था बाल गंगाधर तिलक ने। आगे लिखा है अब राष्ट्रीय आंदोलन के आगामी चरणों के निर्विवाद नेता के रूप में गांधी जी का उदय हुआ। दक्षिण अफ्रीका में भारतीयों के साथ रंग भेद के आधार पर प्रजाति दुर्व्यवहार किया जाता था। गांधी जी ने इसके खिलाफ संघर्ष का फैसला किया। सन 1893 ईस्वी से 1914 ईस्वी तक चलने वाले संघर्ष में गांधी जी ने सत्याग्रह आंदोलन के दर्शन का विकास किया। तो गांधी जी ने अफ्रीका में रंग भेद के आधार पर जो प्रजाति दुर्व्यवहार किया जाता था, इसके खिलाफ संघर्ष का फैसला किया था और सन 1893 से 1914 ईस्वी तक चलने वाले संघर्ष में गांधी जी ने सत्याग्रह आंदोलन के दर्शन का विकास भी किया था। ये भी याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। जनवरी 1915 में गांधी जी 45 वर्ष की अवस्था में भारत लौटे। ये आप याद रखिएगा, पूछ लिया जाता है गांधी जी भारत
किस वर्ष आए थे? तो 1915 में आए थे। आगे लिखा है रविन्द्रनाथ टैगोर के शब्दों में कहें तो बेकारी के लिबास में एक महान आत्मा लौट आई थी। ये किसने कहा है? ये कहा है रविन्द्रनाथ टैगोर ने। गांधी जी ने गोखले को अपना राजनीतिक गुरु बनाया, जिनकी सलाह पहले वर्ष पर मूक दर्शक रहकर भारत की स्थिति का अध्ययन किया। राजकोट और पोरबंदर में अपने लोगों से भेंट करने के बाद गांधी जी शांति निकेतन गए। रविन्द्रनाथ ने ही गांधी जी को सर्वप्रथम महात्मा कहकर पुकारा। वहां से साल भर देश का दौरा करते रहे और अहमदाबाद में अपने आश्रम को जमाने का काम करते रहे। तो इनके राजनीतिक गुरु थे गोपाल कृष्ण गोखले। उन्होंने क्या सलाह दी कि पहले आप मूक दर्शक बनकर भारत की स्थिति का अध्ययन करें। तो गांधी जी ने वैसा ही किया। राजकोट और पोरबंदर में अपने लोगों से भेंट की, उनसे मिले। फिर गांधी जी शांति निकेतन गए और शांति निकेतन में उन्होंने रविन्द्रनाथ टैगोर से मुलाकात की और रविन्द्रनाथ टैगोर ने ही सर्वप्रथम गांधी जी को महात्मा कहकर पुकारा है, ये भी याद रखिएगा। और उसके बाद साल भर देश का दौरा किया और अहमदाबाद में अपना आश्रम भी बनाने का काम करते रहे। आगे लिखा है गांधी जी ने भारत में अपनी राजनीतिक गतिविधियों की शुरुआत सन 1917 ईस्वी में उत्तरी बिहार में चंपारण नामक जगह से की। तो ये आप याद रखिएगा, पूछ लिया जाता है। चंपारण में गांधी ने नील के बागान मालकों द्वारा कृषकों के उत्पीड़न के विरुद्ध अभियान चलाया। वे अभी चंपारण में ही थे कि साबरमती आश्रम से शीघ्र अहमदाबाद लौटने का संदेश मिला। वहां कपड़ा मिलों के मजदूरों ने बेहतर मजदूरी की मिल मालकों से मांग की। अगले साल गांधी जी ने गुजरात के खेड़ा के किसानों के प्रशासन के खिलाफ संघर्ष का नेतृत्व किया। तो सबसे पहले गांधी जी ने सत्याग्रह किया है चंपारण में। फिर उसके बाद गुजरात के खेड़ा के किसानों के प्रशासन के खिलाफ संघर्ष का नेतृत्व किया। ये आप याद रखिएगा। आगे लिखा है चंपारण, अहमदाबाद एवं खेड़ा आंदोलनों ने गांधी जी को देश की जनता के नजदीक आने का अवसर दिया। उन्हें जनता की ताकत और उसकी कमजोरियों का पता चला। उन्होंने इस संघर्षों में अपने सत्याग्रह दर्शन का व्यवहारिक प्रयोग किया। इन्हीं लड़ाइयों में गांधी जी को राजेंद्र प्रसाद, आचार्य कृपलानी, मजहरुल हक, महादेव देसाई और सरदार पटेल जैसा युवा नेताओं का साथ मिला। तो इन नेताओं के नाम याद रखिएगा। वस्तुतः सरदार वल्लभ भाई पटेल गांधी जी के परम भक्तों में से थे। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने गुजरात के नाडियाद नामक स्थान पर कृषक परिवार में जन्म लिया था। अपनी शिक्षा पूरी करने के बाद उन्होंने अहमदाबाद में क्रिमिनल लॉयर के रूप में वकालत शुरू कर दी। सन 1915 ईस्वी में गुजरात सभा से, जिसके अध्यक्ष गांधी जी थे, इन्होंने अपना राजनीतिक जीवन शुरू किया। रॉलेट बिल के विरुद्ध प्रदर्शन में सक्रिय भागीदारी, सत्याग्रह पत्रिका का प्रकाशन, असहयोग आंदोलन में सहयोग तथा गुजरात विद्यापीठ की स्थापना के लिए ये पूर्ण रूपेण जिम्मेदार थे। किसकी बात हो रही है? सरदार वल्लभ भाई पटेल की। सन 1928 ईस्वी में बारदोली में किसान सत्याग्रह को सफल नेतृत्व प्रदान किया। इसी सत्याग्रह के बाद इन्हें सरदार की उपाधि मिली और ये आप याद रखिएगा। ये गांधी जी के विश्वसनीय साथी थे। सन 1946 ईस्वी में बंबई के नाविक विद्रोह को शांत करने में इन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। आधुनिक भारत के निर्माताओं में सरदार पटेल प्रमुख थे। इन्होंने देसी रियासतों के एकीकरण में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। ये लौह पुरुष माने जाते थे। सन 1950 ईस्वी में इनकी मृत्यु हो गई। अब गांधी जी भविष्य के बड़े संघर्ष के लिए तैयार थे, जिसने आगे चलकर भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन को विश्व इतिहास का सबसे बड़ा जन आंदोलन बना दिया। चलिए आगे बढ़ते हैं। लिखा है राष्ट्रीय आंदोलन का आगामी घटनाक्रम। लिखा है गांधी जी के विचारों को इस चरण में व्यापक स्तर पर प्रयोग में लाया गया। इसीलिए सन 1920 ईस्वी के बाद
राष्ट्रीय आंदोलन के चरण को गांधीवादी चरण कहा जाता है। तो ये आप याद रखिएगा। 1920 ईस्वी के बाद के जो राष्ट्रीय आंदोलन के चरण हैं उन्हें कहा जाता है गांधीवादी चरण। चलिए आगे बढ़ते हैं। लिखा है रॉलेट सत्याग्रह। सन 1919 ईस्वी का वर्ष भारत के लिए अत्यंत असंतोष का था। देश में फैल रही राष्ट्रीयता की भावना एवं क्रांतिकारी गतिविधियों को कुचलने के लिए ब्रिटेन को दमनात्मक शक्ति की आवश्यकता थी। रॉलेट समिति की सिफारिशों के आधार पर विलियम विंसेंट ने 2 विधेयकों का प्रस्ताव रखा। इन विधेयकों द्वारा यह व्यवस्था की गई कि जिस व्यक्ति पर राजद्रोही होने का संदेह हो उसकी गतिविधि पर नियंत्रण रखा जाए। जिस व्यक्ति से शांति भंग होने की संभावना हो उसे बंदी बनाया जाए। यानी कि 2 विधेयकों का प्रस्ताव रखा गया और इन विधेयकों में क्या व्यवस्था की थी कि यदि किसी व्यक्ति पर संदेह है राजद्रोही होने का तो उसकी गतिविधियों पर नियंत्रण रखा जाए कि वो क्या कर रहा है, और जिस व्यक्ति से शांति भंग होने की संभावना है उसे बंदी बना लिया जाए। आगे लिखा है गांधी जी ने कहा कि रॉलेट विधेयक से छुटकारा पाने के लिए सत्याग्रह ही एकमात्र उपाय है। गांधी जी ने इस संदर्भ में गवर्नर जनरल से भी इस पर पुनः विचार करने का अनुरोध किया, परंतु गांधी जी के अनुरोध एवं विधानसभा के भारतीय सदस्यों के विरोध करने पर भी 17 मार्च 1919 को इनमें से एक विधेयक पास हो गया। यानी कि इसका विरोध किया जा रहा था, भारतीय सदस्य विरोध कर रहे थे और गांधी जी ने अनुरोध भी किया था, लेकिन फिर भी इसमें से एक विधेयक पारित कर दिया गया। आगे लिखा है जब संवैधानिक प्रतिरोध का अधिक प्रभाव नहीं हुआ तो गांधी जी ने सत्याग्रह शुरू करने का सुझाव दिया। उनकी अध्यक्षता में फरवरी 1919 में एक सत्याग्रह सभा गठित की गई। 6 अप्रैल को जनता से हड़ताल की अपील की गई। जनता ने इस अपील पर बड़े उत्साह से अमल किया। तारीख के बारे में कुछ गलतफहमी के कारण दिल्ली में 30 मार्च को ही हड़ताल आयोजित कर ली गई, जिसके दौरान काफी हिंसा फैली। बाकी जगहों पर भी हड़ताल के दौरान हिंसा हुई, लेकिन पंजाब की घटनाएं खतरनाक मोड़ ले रही थीं। आगे लिखा है जलियांवाला बाग कांड। ये एक दुखद घटना है और इसके बारे में आप लोगों को पहले से जानकारी होगी। चलिए पढ़ लेते हैं, इसमें लिखा है तो पढ़ना जरूरी है। लिखा है अमृतसर में भी सत्याग्रह के समर्थन में सभाएं हुई। वहां 6 अप्रैल तो शांति से निकल गया, परंतु 10 अप्रैल को अमृतसर के डिप्टी कमिश्नर ने बिना किसी कारण के पंजाब के 2 नेताओं डॉक्टर सत्यपाल और डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू को बंदी बनाकर उन्हें अज्ञात स्थान पर भेज दिया। इसका समस्त पंजाब में विरोध किया गया। उनकी रिहाई के लिए अमृतसर में हड़ताल घोषित कर दी गई। इस पर सेना बुलाई गई। सैनिकों ने प्रदर्शनकारियों पर अंधाधुंध गोलियां चलाई। 11 अप्रैल को जनरल डायर ने सेना सहित अमृतसर पर अधिकार कर लिया। तो पंजाब के 2 नेता गिरफ्तार कर लिए गए थे, तो इसका विरोध किया गया और उनकी रिहाई के लिए अमृतसर में हड़ताल घोषित की गई। तो क्या किया गया, सेना बुलाकर प्रदर्शनकारियों पर अंधाधुंध गोलियां चलवाई गईं और 11 अप्रैल को जनरल डायर ने सेना सहित अमृतसर पर अधिकार कर लिया। इस गोलीकांड की निंदा करने हेतु 13 अप्रैल को दोपहर को जलियांवाला बाग में एक सभा का आयोजन किया गया। सभा में 20,000 के लगभग लोग उपस्थित थे। जनरल डायर ने बिना किसी चेतावनी के जनता पर गोलियां बरसाना आरंभ कर दिया। 10 मिनट में 1650 गोलियां चली। जलियांवाला बाग चारों ओर इमारतों से घिरा हुआ है, वहां से निकलने का एक ही सकरा मार्ग था। जनरल डायर ने 150 सैनिक जनरल डायर के 150 सैनिक उस दरवाजे को रोककर गोलियां बरसा रहे थे। यानी कि यहाँ
जहां ये सभा हो रही थी वहां चारों तरफ इमारतें थीं और निकलने के लिए एक ही सकरा मार्ग था, और उस मार्ग पर जनरल डायर ने सेना के जवान को खड़ा करके गोलियां बरसाने का आदेश दिया था। यानी जो सैनिक थे उसी मार्ग पर खड़े हुए थे और दरवाजे को रोककर गोलियां बरसा रहे थे। सरकारी रिपोर्ट के अनुसार मृतकों की संख्या 379 थी, जबकि कांग्रेस रिपोर्ट के अनुसार संख्या 500 थी। सरकार के अनुसार आहतों की संख्या 15,000 थी। डायर के सैनिक तब तक गोलियां चलाते रहे जब तक वे समाप्त नहीं हो गईं। इस प्रकार 13 तारीख को अमृतसर में सर्वाधिक दुखद घटना घटी, जो जलियांवाला बाग के हत्याकांड के नाम से प्रसिद्ध है। यानी कि जो लोग थे वो सभा कर रहे थे शांतिपूर्वक, लेकिन जनरल डायर ने क्या किया, उन पर गोलियां बरसाने का आदेश दे दिया। सरकारी रिपोर्ट जारी की गई, उसमें मृतकों की संख्या बहुत कम बताई गई, 379 बताई गई, लेकिन कांग्रेस की रिपोर्ट के अनुसार यह संख्या 500 थी। और आहतों की संख्या सरकार के अनुसार 15,000 थी। और डायर के सैनिक तब तक गोलियां चलाते रहे थे जब तक गोलियां समाप्त नहीं हो गईं। तो इस तारीख को अमृतसर में एक दुखद घटना के रूप में याद किया जाता है, और ये कांड जलियांवाला बाग हत्याकांड के नाम से प्रसिद्ध है। आगे लिखा है, इस कांड के बाद भी सरकार ने दमन का रवैया बरकरार रखा, मार्शल लॉ लागू कर दिया। आतंक राज के उस काल में बड़े पैमाने पर गोलीकांड हुए, फांसियां दी गईं, हवाई जहाजों से बम बरसाए गए, लोगों को पेट के बल रेंगने के लिए मजबूर किया गया। आगे लिखा है, पंजाब में होने वाले इन अमानुषिक कार्यों की खबर जब भारत के अन्य भागों में पहुंची तो समस्त भारतीयों में असाधारण आक्रोश उत्पन्न हो गया। कोई भी स्वाभिमानी इन निर्मम अत्याचारों को आंख मूंद कर नहीं देख सकता था। गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी परिषद से भारतीय सदस्य शंकरन नायर ने मार्शल लॉ के विरुद्ध त्याग पत्र दे दिया। रविन्द्रनाथ टैगोर ने भी पंजाब की बर्बर घटनाओं से विक्षुब्ध होकर अपनी सर की उपाधि लौटा दी। इस घटना की जांच हेतु गठित हंटर समिति की कार्रवाई से भी सभी राष्ट्रवादी बहुत क्षुब्ध थे। गांधी जी ने देखा कि पूरा माहौल हिंसा की लपेट में है, तो उन्होंने आंदोलन वापस ले लिया। सन 1919 ईस्वी में अमृतसर में आयोजित कांग्रेस के अधिवेशन में देश की मना स्थिति झलक मिली। चित्तरंजन दास मांडपोर सुधारों को स्वीकार करने के विरुद्ध थे, लेकिन तिलक चाहते थे कि अनुक्रियात्मक सहयोग दिया जाए। अंत में एक समझौता हुआ और कांग्रेस इस बात के लिए तैयार हो गई कि सुधारों को इस तरह लागू किया जाए ताकि एक लोकप्रिय सरकार की शीघ्र स्थापना हो सके। यहाँ पर जो ये चित्र दिखाया गया है, ये आप देख सकते हैं पंजाब में मार्शल लॉ लगाने संबंधित टेलीग्राम, ये आप देख सकते हैं। डेट देख सकते हैं मई 1919। चलिए आगे बढ़ते हैं। लिखा है असहयोग आंदोलन, ये बहुत बड़ा लेसन है और अभी ये समझ लीजिए आधा भी कंप्लीट नहीं हुआ है। असहयोग आंदोलन के बारे में लिखा है, इस वक्त गांधी जी धीरे धीरे उस खिलाफत आंदोलन में खींचे जा रहे थे जिसके मंच से उन्हें शीघ्र ही सरकार से असहयोग करने की घोषणा करनी थी। जब वे दक्षिण अफ्रीका में थे तभी से उनके मन में हिंदू मुस्लिम एकता को लेकर दिलचस्पी पैदा हो गई थी। उन्होंने अली बंधुओं से संपर्क स्थापित किया था और वे मानते थे कि खिलाफत की मांग न्यायोचित थी। आगे लिखा है, उनके लिए खिलाफत आंदोलन हिंदुओं और मुसलमानों को एकता में बांधने का एक ऐसा सुअवसर था जो सैकड़ों वर्षों में नहीं आएगा। नवंबर 1919 में गांधी जी खिलाफत सम्मेलन के अध्यक्ष चुने गए और ये महीना और ये सन ये आपको याद रखना है। सन 1919 में नवंबर 1919 की बात हो रही है।
गांधी जी खिलाफत सम्मेलन के अध्यक्ष चुने गए थे। आगे लिखा है, सम्मेलन ने मुसलमानों से कहा कि वे मित्र राष्ट्रों की विजय के उपलक्ष्य में आयोजित सार्वजनिक उत्सवों में भाग न लें। घोषणा की गई कि यदि ब्रिटेन ने तुर्की के साथ न्याय नहीं किया तो बहिष्कार और असहयोग शुरू होगा। अमृतसर कांग्रेस और मुस्लिम लीग ने आंदोलन को समर्थन दिया। गांधी जी ने सत्याग्रह आंदोलन करने का फैसला किया। असहयोग का यह कार्यक्रम 1 अगस्त 1920 को शुरू किया गया। तो ये तारीख और ये सन दोनों ही बातें आपको याद रखनी हैं। आगे लिखा है, इसकी सफलता के लिए कांग्रेस का सहयोग अनिवार्य था। गांधी जी की अपील ने नरमपंथी और उग्रपंथी दोनों ही वर्गों के नेताओं को आकर्षित किया था, क्योंकि उन्होंने नरमपंथियों के साम्राज्य के अंतर्गत स्वराज के लक्ष्य को उग्रपंथियों के असहयोग के माध्यम से प्राप्त करने के लक्ष्य से मिला दिया था। यहाँ तक कि क्रांतिकारी राष्ट्रवादियों ने भी उन्हें एक अवसर देना चाहा। आगे लिखा है, अहिंसात्मक असहयोग की नई योजना कांग्रेस ने सितंबर 1920 में कलकत्ता के अपने विशेष अधिवेशन में स्वीकार की। कलकत्ता अधिवेशन के प्रस्ताव में ऐलान किया गया कि महात्मा गांधी ने जो उत्तरोत्तर बढ़ने वाला अहिंसात्मक असहयोग आंदोलन आरंभ किया है वह तब तक जारी रहेगा जब तक कि उक्त अन्याय की बातों का निराकरण नहीं किया जाता और स्वराज कायम नहीं होता। तो ये कलकत्ता अधिवेशन के प्रस्ताव में ऐलान किया गया था कि गांधी जी ने जो अहिंसात्मक असहयोग आंदोलन प्रारंभ किया है वह तब तक जारी रहेगा जब तक कि अन्याय की जो बातें हैं उनका निराकरण ना हो जाए और स्वराज कायम ना हो जाए। आगे लिखा है, असहयोग का यह आंदोलन कई मंजिलों से होकर बढ़ना था। इसकी शुरुआत सरकार की दी हुई उपाधियों को त्यागने और 3 तरह के बहिष्कार से होने वाला था। यानी सरकार ने जो उपाधियां दी थी वो त्यागी गई और 3 तरह के बहिष्कार किए गए। 3 तरह के बहिष्कार में धरना सभाओं का, अदालतों तथा स्कूलों कॉलेजों का बहिष्कार शामिल था। उसके साथ ही हर घर में फिर चरखा और करघा चालू करने की बात थी। आंदोलन की अंतिम अवस्था में करबंदी आरंभ करने की योजना थी, पर यह निश्चित नहीं था कि यह समय कब आएगा। अदालतों में वकीलों ने काम का बहिष्कार किया। दिसंबर 1920 में कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन नागपुर में हुआ। तो ये आप याद रखिएगा, ये दिसंबर में हुआ है। कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन कहाँ पर हुआ है? नागपुर में। वहां लगभग एक मत से नया कार्यक्रम पास हो गया। इसके पहले कांग्रेस का लक्ष्य साम्राज्य के अंदर रहते हुए औपनिवेशिक स्वशासन प्राप्त करना था। अब उसे बदलकर शांतिपूर्ण उपायों से स्वराज प्राप्त करना कांग्रेस का लक्ष्य बना दिया गया। आगे लिखा है, नागपुर अधिवेशन में कांग्रेस संगठन को नया संविधान देकर उसके ढांचे को व्यवस्थित किया। कांग्रेस को एक ठोस और प्रभावकारी राजनीतिक संगठन में बदल दिया गया, जिसमें 15 सदस्यों की एक कार्यकारिणी समिति, 350 सदस्यों की एक अखिल भारतीय समिति और ऐसी प्रांतीय समितियों की व्यवस्था हुई जिनका संबंध जिलों से लेकर कस्बों, तहसीलों और गांवों तक हो गया। तो ये आपको याद रखना है। आगे लिखा है, कार्यकारिणी समिति ने ऐसा समन्वित आकार दिया जाना था। कार्यकारिणी समिति को ऐसा समन्वित आकार दिया जाना था जिसे 12 महीने सक्रिय रहना था। आमतौर पर उसके फैसलों की समीक्षा करने और उसके निर्णयों को बदल देने तक के अधिकार थे। प्रांतीय समितियों का पुनः संगठन भाषाई आधार पर हुआ। ये समितियां हर प्रदेश के लिए अलग अलग थीं। इसी क्रम में गांव के ऊपर क्षेत्र, तहसील और फिर जिले के लिए भी इकाइयां बनती थीं। कांग्रेस के वार्षिक अधिवेशनों में शामिल होने वाले प्रतिनिधियों का चुनाव सदस्यता के आधार पर किया जाना था, यानी 50,000 सदस्यों पर एक प्रतिनिधि। इस व्यवस्था से कांग्रेस प्रतिनिधि बहुल संस्था बन गई, क्योंकि सदस्यता का वार्षिक चंदा केवल 25 पैसा था। तो ये आपको याद रखना है,
सदस्यता का जो वार्षिक चंदा था वह कितना था, 25 पैसे। अतः इसके सदस्यों की संख्या में दिन दूनी और रात चौगुनी वृद्धि हुई। हालांकि यह सदस्यता भी आवश्यक नहीं थी। सदस्यता के लिए कांग्रेस के लक्ष्यों और सिद्धांतों की स्वीकृति पर्याप्त थी। इसी वजह से यह दल भारत के लाखों लाख गरीब लोगों तक पहुंच गया। आयु की सीमा को घटाकर 18 वर्ष कर देने के बाद इसमें और तरुणाई आ गई। सन 1932 ईस्वी तक ग्रामीण सदस्यों की संख्या शहरी क्षेत्रों के सदस्यों की संख्या से दुगनी हो गई। जब आयु सीमा घटा दी गई तो ग्रामीण सदस्यों की संख्या बढ़ गई शहरी सदस्यों की संख्या के अपेक्षा। आगे लिखा है, आधारभूत परिवर्तन न केवल दल की सामाजिक बनावट बल्कि उसके दृष्टिकोण और नीतियों में भी किया गया। सदस्यता अब केवल एक निष्क्रिय काम न होकर एक जीवंत प्रतिबद्धता बन गई थी। कांग्रेस राजनीतिक सामाजिकरण का एक शस्त्र बन गई। इसने खादी, छुआछूत निवारण, मद्य निषेध, राष्ट्रीय शिक्षा के काम हाथ में लिए। तो ये आपको याद रखना है। हिंदी और अन्य भारतीय भाषाओं के प्रयोग ने शिक्षितों और आम जनता के बीच की दीवार को तोड़ दिया। एक तिलक स्वराज कोष की स्थापना हुई जिसमें 6 महीनों के भीतर 1 करोड़ से अधिक रुपए इकट्ठा हो गई। तो तिलक स्वराज कोष की स्थापना की गई थी और इसमें 6 महीनों में ही 1 करोड़ से ज्यादा रुपए इकट्ठा हो गए थे। इसके कारण संगठन वित्तीय मामलों में स्थिर हो गया। इस प्रकार जन समर्थन की नींव पर खड़े एक धर्मनिरपेक्ष दल ने गांधी जी के नेतृत्व में एक अद्भुत अस्त्र से साम्राज्यवादियों से संघर्ष करने का फैसला किया। आगे लिखा है, जल्द से जल्द स्वराज प्राप्त करने के लिए कांग्रेस ने सरकार के खिलाफ संघर्ष चलाने का जो नया कार्यक्रम अपनाया उससे जन आंदोलन बड़ी तेजी से आगे बढ़ चला। गांधी जी ने स्पष्ट शब्दों में यह भविष्यवाणी की थी कि स्वराज 1 वर्ष के अंदर मिल जाएगा। ये किसने भविष्यवाणी की थी? गांधी जी ने। यहाँ तक कि उसके लिए उन्होंने एक तारीख भी निश्चित कर दी थी। 31 दिसंबर 1921 से पहले स्वराज मिल जाने वाला था। बात यहाँ तक बढ़ गई थी कि सितंबर 1921 में गांधी जी ने एक सम्मेलन में कह डाला कि साल खत्म होने के पहले पहले स्वराज प्राप्त कर लेने का मुझे इतना पक्का विश्वास है कि बिना स्वराज लिए मैं 31 दिसंबर के बाद जीवित रहने की कल्पना नहीं कर सकता। ये गांधी जी ने एक सम्मेलन में कहा था। आगे लिखा है, कांग्रेस के सभी उम्मीदवारों द्वारा चुनावों से अपने नाम वापस लेने के बाद वकीलों से अदालतों का और जनता से शिक्षण संस्थाओं, विदेशी कपड़ों, शराब की दुकानों का बहिष्कार करने पर जोर दिया गया। बहुत बड़ी संख्या में छात्रों ने अपने स्कूल कॉलेज छोड़ दिए। शिक्षकों ने त्याग पत्र दे दिए। जामिया मिलिया इस्लामिया और काशी, बिहार, गुजरात विद्यापीठ जैसे राष्ट्रीय शिक्षण संस्थानों की स्थापना हुई। आचार्य नरेंद्र देव, राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर जाकिर हुसैन, सुभाष चंद्र बोस ने इन राष्ट्रीय विश्वविद्यालयों में प्राध्यापन का कार्य किया। 30 सितंबर 1921 तक विदेशी कपड़ों के पूर्ण बहिष्कार का काम पूरा कर दिया जाना था। शताब्दी के पहले दशक में स्वदेशी आंदोलन के दौरान धरनों और सार्वजनिक स्थानों पर विदेशी वस्तुओं की होली जलाने की घटनाओं की पुनरावृत्ति होनी थी। छात्र समुदाय को स्वयं सेवकों के रूप में संगठित किया गया। उन्होंने राष्ट्रीय मसले के प्रचार, दान की रकम के एकत्रण, अंग्रेजों का साथ देने वाले के विरुद्ध प्रदर्शन, पंच निर्णयों वाली अदालतों का संचालन और विदेशी वस्तुएं बेचने वाली दुकानों के सामने धरना देने के काम किए। तो ये काम किसने किए? छात्र समुदाय ने। और विदेशी वस्तुओं का पूर्ण रूप से बहिष्कार किया गया। आगे बढ़ते हैं। और जो लोग विदेशी वस्तुओं को बेच रहे थे या अंग्रेजों का साथ दे रहे थे तो उनके खिलाफ प्रदर्शन किया गया और जो विदेशी वस्तुएं बेच रहे थे उनकी दुकानों के सामने ही धरना दिया गया। आगे बढ़ते हैं। आंदोलनों को वेल्स के राजकुमार के आगमन के बहिष्कार में असाधारण सफलता मिली।
बम्बई में हड़ताल हुई और समुद्र तट पर एक सभा की गई जिसमें गांधी जी ने विदेशी कपड़ों की होली जलाई, लेकिन भीड़ अनुशासनहीन हो गई। पुलिस ने गोली चलाई। कलकत्ता में खिलाफत वालों और पुलिस के बीच एक संघर्ष के अलावा हड़ताल पूरी तरह सफल रही। आगे बढ़ते हैं। लिखा है सरकार बहुत संकट में आ गई और उसने दमनकारी कदम उठाने का फैसला किया। यानी सरकार ये देख रही थी कि लगातार विरोध हो रहा है, विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार किया जा रहा है, तो सरकार संकट में आ गई। किस सरकार की बात हो रही है? ब्रिटिश सरकार की। आगे लिखा है कांग्रेस और खिलाफत स्वयं सेवकों के संगठन को गैर कानूनी घोषित कर दिया गया। जनसभाओं और जुलूसों पर प्रतिबंध लगा दिए गए। यह संगठन और भाषण की स्वतंत्रता को एक चुनौती थी, क्योंकि इसके बिना कोई भी राजनीतिक आंदोलन चल ही नहीं सकता था। चितरंजन दास ने चुनौती को स्वीकार करके आदेश की अवज्ञा करते हुए कहा, मैं महसूस करता हूँ कि मेरी कलाइयों में हथकड़ियां पड़ी हैं और मेरे शरीर पर लोहे की जंजीर का वजन है। पूरा देश ही एक लंबा चौड़ा कारागार है। इससे क्या फर्क पड़ता है कि मैं जीवित हूँ या मर गया हूँ। उनकी पत्नी और पुत्र की गिरफ्तारी के बाद हजारों कार्यकर्ताओं ने अपना नाम लिखाना शुरू किया। आगे बढ़ते हैं। सन 1921 ईस्वी के अंत तक गांधी जी को छोड़कर शेष सभी प्रमुख नेता जेल के सीखचों के भीतर थे। यानी गांधी जी को छोड़कर जितने भी नेता थे सबको गिरफ्तार कर लिया गया। कार्यकारिणी ने हर प्रांत को कुछ खास शर्तों पर नागरिक अवज्ञा आंदोलन शुरू करने की अनुमति दी थी, लेकिन मोपला विद्रोह और बंबई के दंगों की वजह से गांधी जी बेचैन हो उठे। वह धीरे धीरे बढ़ना चाहते थे। उन्होंने आंदोलन को शहरों जहां अहिंसा असफल हो गई थी हटाकर गांव में तेज करने का फैसला किया। यानी कि गांधी जी ने क्या किया कि आंदोलनों को शहरों से हटाकर गांवों में तेज करने का फैसला किया। आगे लिखा है अहमदाबाद कांग्रेस ने यह दृढ़ निश्चय प्रकट किया कि वह अहिंसात्मक असहयोग आंदोलन को और भी जोर से चलाएगी और उस वक्त तक जारी रखेगी जब तक भारत सरकार की बागडोर जनता के हाथों में न आ जाए। इस उद्देश्य की सिद्धि के लिए सारे अधिकार गांधी जी को दिए गए। गांधी जी ने 1 फरवरी 1922 को वायसराय को अपनी प्रसिद्ध चुनौती दी। देश के सामने सिवाय इसके और कोई चारा नहीं है कि वह अपनी मांगों को पूरा कराने के लिए अहिंसा का कोई तरीका अपनाए। आगे लिखा है घोषणा की गई कि गांधी जी गुजरात के बारदौली में इसकी आजमाइश करेंगे, लेकिन इसके पहले कि बारदौली में नागरिक अवज्ञा का एक व्यापक जन आंदोलन शुरू किया जाता, 5 फरवरी को उत्तर प्रदेश में चौरी चौरा नामक जगह पर एक घटना घट गई। पुलिस के अंधाधुंध गोली चलाने के जवाब में कुछ किसानों ने पुलिस थाने में आग लगा दी, जिससे 22 सिपाहियों की मृत्यु हो गई। बारदौली में शीघ्रता में कार्यकारिणी की बैठक बुलाई गई। गांधी जी के जोर देने पर 12 फरवरी को नागरिक अवज्ञा स्थगित करके एक रचनात्मक कार्यक्रम अपनाने पर सहमति हुई। यानी कि गांधी जी नागरिक अवज्ञा आंदोलन शुरू ही करने वाले थे, लेकिन एक ऐसी घटना घट गई। क्या घटना घट गई? जो चौरी चौरा नामक जगह है वहां पर एक घटना घटी। जो किसान थे इन्होंने एक पुलिस चौकी में आग लगा दी, पुलिस थाने में, और उस पुलिस थाने में सिपाही मौजूद थे, तो इसमें 22 सिपाहियों की जलकर मृत्यु हो गई। फिर क्या हुआ? बारदौली में शीघ्रता में ही एक कार्यकारिणी की बैठक बुलाई गई और गांधी जी के जोर देने पर 12 फरवरी को नागरिक अवज्ञा स्थगित करके एक रचनात्मक कार्यक्रम अपनाने पर सहमति हुई। बारदौली के फैसले से बहुत से राष्ट्रीय नेताओं को आघात लगा। सुभाष ने उसे राष्ट्रीय आपदा कहा। गांधी जी ने अपने अनुयायियों के बीच फैसलों का औचित्य सिद्ध करने में बड़ी मुश्किल का सामना करना पड़ा। गांधी जी ने अपने अनुयायियों के बीच फैसलों का औचित्य सिद्ध करने में बड़ी मुश्किल का सामना किया। उन्होंने नेहरू को यह विश्वास दिलाया कि यदि स्थगन न हुआ होता तो हम लोगों ने अनिवार्यता अहिंसक के बजाय एक हिंसक आंदोलन का नेतृत्व किया होता। पीछे हट जाने के इस कदम से हमारा संघर्ष समृद्ध होगा। हम अपने लंगर स्थल पर वापस लौट आए हैं। आगे बढ़ते हैं।
10 मार्च 1922 को गांधी जी को गिरफ्तार किया गया और उन पर राज्य के विरुद्ध द्वेष फैलाने का अभियोग लगाया गया। तो ये तारीख याद रखिएगा, 10 मार्च 1922 को गांधी जी गिरफ्तार हुए और उन पर राज्य के विरुद्ध द्वेष फैलाने का अभियोग लगाया गया था। गांधी जी ने अपने कार्य का औचित्य सिद्ध करने के सिलसिले में जो तर्क दिए, उनकी वजह से वह मुकदमा ऐतिहासिक हो गया, क्योंकि उन्होंने स्वयं अभियोग स्वीकार कर लिया था। उन्होंने कहा कि ना चाहते हुए भी मैं इस नतीजे पर पहुंचा कि ब्रिटेन के संबंध ने भारत को राजनीतिक और आर्थिक दृष्टि से इतना असहाय बना दिया जितना वह पहले कभी नहीं था। शहरों के रहने वाले नहीं जानते हैं कि किस तरह आधा पेट भोजन करने वाली जनता धीरे धीरे मृत्यु के निकट पहुंच रही है। वे नहीं महसूस करते हैं कि कानून द्वारा भारत में स्थापित ब्रितानी सरकार जनता का शोषण करने के लिए ही चल रही है। आंकड़े का कोई कुतर्क, कोई बाजीगरी इस प्रमाण को गलत सिद्ध नहीं कर सकती कि बहुत से गांवों में नरकंकाल पड़े हुए हैं। सबसे बड़ा दुर्भाग्य यह है कि प्रशासन से संबद्ध अंग्रेज या उनके भारतीय सहयोगी नहीं जानते कि उनसे यह अपराध कराया जा रहा है, जिसके बारे में मैंने बताने की कोशिश की है। मुझे विश्वास है कि बहुत से अंग्रेज और भारतीय अधिकारी ईमानदारी पूर्वक यह समझते हैं कि वे संसार की एक सर्वोत्कृष्ट प्रणाली को लागू कर रहे हैं और भारत सुस्थिर ढंग से लेकिन धीरे धीरे प्रगति कर रहा है। तो ये गांधी जी का कथन लिखा हुआ है। आगे लिखा है, अपने वक्तव्य का समापन करते हुए उन्होंने कहा कि उनका विश्वास है कि बुराई से असहयोग करना वैसा ही फर्ज है जैसा अच्छाई से सहयोग। उन्होंने अदालत से मांग की कि कानून के अंतर्गत जिसे जानबूझकर किया गया अपराध माना जाता है, उसके लिए बड़ी से बड़ी जो भी सजा दी जा सकती हो मुझे दी जाए। मुझे यही एक नागरिक का सबसे बड़ा कर्तव्य लगता है। आगे लिखा है, मुकदमे की सुनवाई करने वाले न्यायाधीश ने स्वीकार करते हुए कहा, यह तथ्य है कि आप अपने देश के लाखों लाख लोगों की निगाह में एक महान देशभक्त और नेता हैं, लेकिन अदालत की निगाह में कानून तोड़ने और उसकी आत्म स्वीकृति करने वाले व्यक्ति गांधी को 6 साल की जेल की सजा दी जाती है। वही सजा जो सन 1908 ईस्वी में लोकमान्य तिलक को दी गई थी। आगे लिखा है, फिलहाल 12 फरवरी 1922 को आंदोलन में जो पड़ाव आया था वह अस्थायी साबित हुआ। मार्टेंग्यू और बर्केनहेड ने कहा था कि भारत दुनिया की सबसे शक्तिशाली सत्ता को चुनौती नहीं दे सकता और अगर चुनौती दी गई तो इसका उत्तर पूरी ताकत से दिया जाएगा। गांधी जी ने आंदोलन वापस लेने के बाद 23 फरवरी 1922 को यंग इंडिया में अपने लेख में इस चुनौती का उत्तर दिया कि अंग्रेजों को यह जान लेना चाहिए कि 1920 ईस्वी में छिड़ा संघर्ष अंतिम संघर्ष है, निर्णायक संघर्ष है, फैसला होकर रहेगा, चाहे 1 महीना लग जाए या 1 साल लग जाए, कई महीने लग जाएं या कई साल लग जाएं। अंग्रेजी हुकूमत चाहे उतना ही दमन करे जितना 1857 ईस्वी के विद्रोह के समय किया था, फैसला होकर रहेगा। ये गांधी जी ने किसमें कहा है? यंग इंडिया में। तो आज का वीडियो मैं यहीं समाप्त करती हूँ। आधा लेसन अभी कंप्लीट हो पाया है, अभी इतना ही लेसन बचा हुआ है, इसे नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट करेंगे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।